हाइब्रिडाइजेशन के ही टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बच्चों अब हम लोग डिफरेंट मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशन को जानने का पहचानने का तरीका देखेंगे। इसमें हम लोग बच्चों पहले एक फार्मूला देखते हैं किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन पहचाना जा सकता है। उसके लिए एक बड़ा बेसिक सा फार्मूला बच्चों, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम। ये एक फार्मूला है बच्चों हमारे पास में, जिससे हाइब्रिडाइजेशन हम लोग बहुत सरलता से निकाल सकते हैं। क्योंकि एक जनरल एक दिमाग में बात रहती है साहब कि कौन से मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये थोड़ा जानना पहचानना डिफिकल्ट जाता है। इसीलिए सो दिस इज द फार्मूला बच्चों, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम प्लस 1/2 इनटू बच्चों ग्रुप नंबर माइनस वैलेंसी और प्लस माइनस चार्ज। ये आपके पास में बच्चों किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशन को जानने पहचानने का एक बिल्कुल बेसिक सा फार्मूला है। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं बच्चों, चलिए कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों, यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन होगा बच्चों? कार्बन। भाई जिसकी संख्या 1 होती है वो सेंट्रल एटम, और उसके अलावा बाकी जो भी है बच्चों वो सारे उसके सराउंडिंग एटम्स। फॉर एग्जांपल इन दिस केस इट इज कार्बन विच इज सेंट्रल एटम। हाउ मेनी एटम्स आर अटैच्ड टू इट? 2 एटम्स आर अटैच्ड टू इट बच्चों। इससे जुड़े हुए एटम्स कितने हैं? 2 हैं। एक बात प्लस 1/2 अभी कार्बन का ग्रुप नंबर कितना बच्चों? कार्बन बिलोंग्स टू 4th ग्रुप। एक्चुअली यहाँ पे ये जो ग्रुप नंबर लिखना है या जो वैलेंसी लिखनी है बच्चों, ये लिखनी है हमें सेंट्रल एटम यानी कि केंद्रीय परमाणु की। तो यहाँ पर कार्बन का ग्रुप नंबर है बच्चों 4 और कार्बन की वैलेंसी कितनी? व्हाट इज मीन्ड बाय वैलेंसी? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉनों का प्रयोग हो रहा है बच्चों, उससे हम बोला करते हैं वैलेंसी। अब जैसे इस केस में बच्चों कार्बन विल यूज 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ बोथ ऑफ दीज 2 ऑक्सीजन। बच्चों कार्बन पहले ऑक्सीजन के साथ में भी 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा और दूसरे के साथ में भी 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। सो कुल मिलाकर कितने यूज करे? 4। तो यहाँ हम बच्चों ये वैलेंसी लिख देंगे। और रही बात चार्ज की यानी उसके आवेश की, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मॉलिक्यूल विच डजंट कैरी एनी चार्ज। इस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए बच्चों तो ये 2 + 0 इज इक्वल टू 2। और अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 आ रहे हैं मतलब हाइब्रिडाइजेशन इस केस में बच्चों आ जाएगा sp। आई रिपीट बच्चों, देखिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालने को कहा गया। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए भाई सेंट्रल एटम का ही निकाला जाता है। नहीं भी बोला तो पहले तो आपको ये सोचना है कि सेंट्रल एटम है कौन। यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है बच्चों? कार्बन। हाउ मेनी एटम्स आर अटैच्ड टू इट? 2। देयर आर 2 ऑक्सीजन विच आर अटैच्ड टू कार्बन प्लस हाफ। और उसके बाद में बच्चों कार्बन बिलोंग्स टू 4th ग्रुप, 4th ग्रुप में आता है और माइनस वैलेंसी। कार्बन इज यूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ ईच ऑफ दीज 2 ऑक्सीजन। सो अल्टीमेटली इट इज यूटिलाइजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स विथ बोथ ऑफ दीज 2 ऑक्सीजन प्लस माइनस चार्ज। कोई चार्ज नहीं है। और इस तरीके से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया बच्चों? sp। अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर BeCl2 के बारे में। हियर द सेंट्रल एटम इज बेरिलियम। सेंट्रल एटम बच्चों बेरिलियम है। अभी बेरिलियम है तो बेरिलियम से जुड़े हुए एटम्स कितने हैं बच्चों? 2। हाउ मैनी एटम्स आर अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम? 2 प्लस हाफ ग्रुप नंबर। बेरिलियम बिलोंग्स टू 2nd ग्रुप बच्चों, बेरिलियम 2nd ग्रुप में है 2a। नाउ बेरिलियम इज यूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन विथ ईच क्लोरीन। बेरिलियम हर किसी क्लोरीन के साथ में 1 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, इसलिए 2 क्लोरीन के साथ में वो 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज करेगा। बेरिलियम 1 क्लोरीन के साथ में 1 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा तो 2 क्लोरीन के साथ में 2। और अगेन इट इज अ मॉलिक्यूल विच डजंट कैरी एनी चार्ज। सो आई विल से दिस इज 2 + 0 यानी कि 2, सो दैट आई कैन से हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम इन मॉलिक्यूल BeCl2 इज sp। बच्चों 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ रहे हैं मतलब एक s और एक p। इस तरीके से अब हम और बात करते चलिए। हम जैसे देखें बच्चों BF3 बोरॉन इज द सेंट्रल एटम एंड हाउ मेनी एटम्स आर अटैच्ड टू इट? 3 एटम्स आर अटैच्ड टू द बोरॉन से 3 एटम जुड़े हैं प्लस 1/2 बोरॉन बिलोंग्स टू 3rd A ग्रुप। बोरॉन कौन से ग्रुप में बच्चों?
थर्ड ए ग्रुप में है, और बोरॉन के साथ में एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन यूज करेगा. वन फ्लोरीन विल यूज वन इलेक्ट्रॉन विथ बोरॉन. एंड हाउ मेनी फ्लोरीन एटम्स आर देयर? देयर आर 3 फ्लोरीन एटम. तो हर किसी फ्लोरीन के साथ में वो एक एक इलेक्ट्रॉन यूज करेगा. तो 3 फ्लोरीन के साथ में बच्चों वो 3 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा. और इस तरीके से 3 - 3 + -0 यानी कि कुल मिलाकर बच्चों 3 + 0 यानी कि बच्चों 3, और 3 मतलब एक S और 2 P. सो आई कैन से हाइब्रिडाइजेशन जो आ गया बच्चों वो sp2 आ चुका है. होप आपको बात समझ में आई होगी. और देखते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, फटाफट हम लोग बहुत सारे ऐसे केसेस देखेंगे अभी जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा. अब बात करता हूं बच्चों मैं मीथेन की. मीथेन में सेंट्रल एटम कौन है बच्चों? कार्बन. कार्बन से कितने एटम जुड़े हुए हैं? 4 + हाफ. कार्बन 4th ए ग्रुप में है. कार्बन 4th ए ग्रुप में है, और कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन यूज करेगा. तो 4 हाइड्रोजन्स के साथ 4 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा. भाई कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, तो 4 हाइड्रोजन के साथ में 4 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा. और +-0, सो डैट ये क्या आएगा बच्चों? ये आ जाएगा 4, और 4 में से 4 गए तो बच्चों कितना बचा? 0. 4 में से 4 गए तो आ जाएगा 0. और इस तरीके से 4 + 0 यानी कि 4, और 4 यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा साहब? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 संकरण आ जाएगा. बड़ा सिंपल सा काम है बच्चों. आई मूव अहेड. अभी मैं देखता हूं कार्बन टेट्राक्लोराइड. व्हाट इज सेंट्रल एटम ओवर हेयर? सेंट्रल एटम बच्चों यहाँ पर कार्बन है, और कार्बन से 4 क्लोरीन जुड़े हैं. हाउ मेनी एटम्स आर अटैच टू द सेंट्रल एटम? 4 प्लस कार्बन का ग्रुप नंबर 4. नाउ कार्बन इज यूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन विथ ईच क्लोरीन. कार्बन हर किसी क्लोरीन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, तो 4 क्लोरीन के साथ में वो 4 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा. +-0, और ये आ जाएगा 4 + 0 यानी कि 4. और इस बेसिस पर हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का आ जाएगा बच्चों sp3. कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ चुका है इस केस में? sp3. बड़ा सिंपल सा आ रहा है. चलिए और देखते हैं हम लोग बच्चों SO2, सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड में बच्चों व्हाट इज सेंट्रल एटम? सेंट्रल एटम बच्चों यहाँ पर कार्बन है. सेंट्रल एटम बच्चों यहाँ पर कार्बन है, जिससे हाउ मेनी एटम्स आर अटैच्ड? 2 + हाफ. सल्फर बिलोंग्स टू 6th ए ग्रुप. सल्फर कौन से ग्रुप का है बच्चों? 6ठे ग्रुप का है. सल्फर 6ठे ग्रुप का है, इसलिए 6. नाउ सल्फर इज यूटिलाइजिंग कपल ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ बोथ ऑफ दीज 2 ऑक्सीजन. सल्फर बच्चों हर किसी ऑक्सीजन के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा. पहले ऑक्सीजन के साथ में भी 2, और दूसरे ऑक्सीजन के साथ में भी 2. तो कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज करेगा? 4. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एन एटम यूटिलाइजेस इन बॉन्डिंग इज नोन एज वैलेंसी. अगर वो कोवैलेंट बॉन्ड में यूज हुई है तो उसे कोवैलेंसी कहते हैं, और अगर आयोनिक बॉन्ड में यूज हुई है तो उसे इलेक्ट्रोवैलेंसी कहा जाता है. एनीवेज, सो दिस इज 2 + 1 एंड टोटली कितना आ गया बच्चों? 3. सो दिस इज गिविंग यू हाइब्रिडाइजेशन sp2. यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आ चुका बच्चों इससे? sp2. बच्चों क्योंकि अभी तक देखिए जितने भी आ रहे हैं मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स आने के कारण इन पर किसी पर भी कोई आवेश चार्ज नहीं है. अब एक काम कीजिए बच्चों, मैं कुछ एक उदाहरण लिख देता हूं, आप लोग खुद से करिए. SO3 करिए बच्चों, आप HCF2 कीजिए, आप SF6 कीजिए, आप ClF3 कीजिए, आप IF7 कीजिए, आप PCl3 कीजिए, और PCl5 कीजिए. मेरी एक छोटी सी सलाह ये रहेगी बच्चों कि अभी इसी इंस्टेंट पर पहले आप इन सब को कॉपी कर लीजिए, और क्षणिक देर के लिए वीडियो को पॉज करके ये जितने मॉलिक्यूल्स मैंने लिखे इनमें सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशन जरा फुर्ती से डिटरमाइन कीजिए, और फिर वीडियो को आगे बढ़ाइए. अब देखिए, अगर मैं SO3 की बात करूं तो SO3 में सेंट्रल एटम कौन है बच्चों? सल्फर. हाउ मेनी एटम्स आर अटैच्ड टू इट? 3 एटम्स. सल्फर से जुड़े हुए एटम्स 3 हैं प्लस हाफ. सल्फर बिलोंग्स टू 6th ए ग्रुप, एंड नाउ सल्फर इज यूटिलाइजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ ईच ऑफ दीज 3 ऑक्सीजन्स. हर किसी ऑक्सीजन के साथ में वो 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है. कितनी ऑक्सीजन है? 3. पहली ऑक्सीजन के साथ में भी 2 यूज करी, दूसरी ऑक्सीजन के साथ में भी 2 यूज करी, और तीसरी ऑक्सीजन के साथ में भी 2 यूज करी. तो कुल मिलाकर हो गई 6. and being a molecule doesn't carry any charge, so ultimately it is 3 + 0, that is 3, which says this should be
sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 संकरण होना लाजमी है। अब मैं बात करता हूं बच्चों HCF2 के बारे में। व्हाट इज सेंट्रल एटम? जिनोम, हाउ मेनी एटम्स आर अटैच्ड टू इट? 2 एटम्स। उससे जुड़े हुए 2 एटम्स है बच्चों प्लस हाफ। और जिनॉन की जो यहां पर ग्रुप नंबर है बच्चों वो कौन सा है? 8। ऐसा जिनॉन 18 ग्रुप में कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोग 8A ग्रुप में कहेंगे, कुछ लोग उसको 0 ग्रुप में कहेंगे, पर हमारा जब हम लोग ग्रुप नंबर बोलते हैं तो वो 1 2 3 से मतलब होता है हमारा 1A 2A 3A वगैरह वगैरह से। जिनॉन इज इन 8th ग्रुप बच्चों। जिनॉन कौन से ग्रुप में? 8th ग्रुप में है। एंड जिनॉन इज यूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन विथ ईच ऑफ दीज 2 फ्लोरीन। दोनों फ्लोरीन के साथ में जिनॉन एक इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, पहले फ्लोरीन के साथ में भी एक और दूसरे फ्लोरीन के साथ में भी एक, और इस तरीके से ये +-0। बच्चों जिनॉन एक फ्लोरीन, जिनॉन का जो ग्रुप नंबर है वो 8 है बच्चों, और जिनॉन एक फ्लोरीन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है तो वो 2 फ्लोरीन के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज करेगा। और इस तरीके से बच्चों आ जाएगा 8 में से 2 जाएंगे तो 6 बचेंगे। 6/2 मेरे ख्याल से 3 होता है, आपके हिसाब से भी 3 ही होता होगा। और इस तरीके से बच्चों यहाँ जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ रहे हैं बच्चों वो 5 आ रहे हैं, और 5 यानी हाइब्रिडाइजेशन जो होगा बच्चों वो sp3d होगा। हाइब्रिडाइजेशन जो होगा इस सिचुएशन में वो क्या आ जाएगा बच्चों? sp3d। अब SF6, व्हाट इज सेंट्रल एटम? सल्फर। एंड हाउ मेनी एटम्स आर अटैच्ड टू इट? 6 एटम्स। बच्चों सल्फर से यहाँ पर 6 एटम्स जुड़े हुए हैं प्लस 1/2, और सल्फर का यहाँ पर ग्रुप नंबर क्या है? फिर वही घिसी पुट्टी सी बात, सल्फर का ग्रुप नंबर 6। सल्फर एक फ्लोरीन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, तो 6 फ्लोरीन के साथ में वो 6 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, +-0। और इस तरीके से 6 + 0 यानी कि 6, और 6 से मतलब होता है बच्चों हाइब्रिडाइजेशन क्या? sp3d2। sp3d2। नाउ इट कम्स टू ClF3 बच्चों। अगर मैं क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड के बारे में बात करूं, देन व्हाट इज अबाउट द सेंट्रल एटम? ऑफ कोर्स क्लोरीन, जिसकी संख्या 1 होती है वो सेंट्रल एटम होता है। अभी के लिए आप यूं समझ सकते हैं बच्चों। सो क्लोरीन यहाँ पर सेंट्रल एटम है। एंड हाउ मेनी एटम्स आर अटैच्ड टू इट? 3। व्हाट अबाउट द ग्रुप नंबर ऑफ क्लोरीन? क्लोरीन बिलोंग्स टू बच्चों 7th ग्रुप, 7th ग्रुप में है। नाउ क्लोरीन इज यूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन विथ ईच फ्लोरीन। क्लोरीन हर किसी फ्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, पहले फ्लोरीन के साथ भी एक, दूसरे के साथ भी एक, और तीसरे के साथ भी एक, और +-0, कोई उस पर चार्ज नहीं है। तो 7 में से 3 गए बच्चों, 4, और 4/2, 7 - 3 जो होगा बच्चों वो 4 होगा, 4/2 2 होगा, और इस तरीके से बच्चों आ जाएगा 3 + 2 यानी कि 5, और 5 से मतलब होता है sp3d। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा होगा। कोई बहुत जटिल बातें मैं करने का आदी भी नहीं हूँ भैया, सरलता से ही समझाने की कोशिश करता हूँ। नाउ इट कम्स टू IF7। IF7 बच्चों, what about central atom over here? Iodine is the central atom, and how many atoms are attached to it बच्चों? 7 plus iodine belongs to 7th group बच्चों। Iodine is using 1 electron with each fluorine, so in total there are 7 fluorines, so it will be utilizing 7 electrons, and it doesn't carry any charge, so I will say this is 7 + 0, that is 7, which says hybridization of iodine in this situation is sp3d3। बिल्कुल साधारण बात है बच्चों। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग बात करें अगर PCl3 की, तो PCl3 जो है बच्चों यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है? यहाँ पर फास्फोरस है। हाउ मेनी एटम्स आर अटैच्ड टू इट? 3 एटम्स आर अटैच्ड टू इट, सो ये 3 आ जाएगा बच्चों +½ फास्फोरस बिलोंग्स टू 5th ग्रुप। फास्फोरस कौन से ग्रुप में बच्चों? 5th ग्रुप में। और फास्फोरस एक क्लोरीन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन यूज करेगा बच्चों, तो 3 क्लोरीन के साथ में लाजमी है बच्चों वो 3 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। एक क्लोरीन के साथ में एक, तो 3 क्लोरीन के साथ में 3, और +-0 बच्चों कोई चार्ज इस पर नहीं है, और इसीलिए बच्चों ये आ जाएगा 3 + 5 में से 3 गए, कितना बचा बच्चों? 2/2 यानी 1, तो 3 + 1, और 3 + 1 से मतलब 4, और 4 से मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या बच्चों? sp3, ये आ जाएगा। अब उसके बाद में बच्चों हम लोग बात करते हैं PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की, तो उसमें
सेंट्रल एटम बच्चों फास्फोरस है, एंड हाउ मेनी एटम्स आर अटैच्ड टू इट, 5 एटम्स, प्लस 1/2 फास्फोरस का ग्रुप नंबर बच्चों 5a है, it belongs to fifth group बच्चों, it belongs to nitrogen family actually, and phosphorus is using 1 electron with each of these chlorine, phosphorus हर क्लोरीन के साथ में 1 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, तो यहाँ पर 5 और प्लस माइनस 0 बच्चों, और इस तरीके से जो है आ जाएगा 5 प्लस 0 यानी कि 5 और 5 यानी बच्चों sp3d। तो किस तरीके से बच्चों इस फार्मूला मेथड से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके किया भी होगा जैसा मैंने आपको सलाह दी थी। बच्चों मैं कुछ और उदाहरण लिख देता हूँ जिनमें आपने काम करना। बच्चों H2O है, NH3 है बच्चों, PS3 है और XCF4 है और XCF6 है। ये वाले उदाहरण जो लिखे बच्चों आप खुद कीजिएगा। मैं हाइब्रिडाइजेशन इनके लिख देता हूँ। sp3 आएगा, sp3 आएगा, इधर भी sp3 आएगा और इधर sp3d2 आएगा और इधर sp3d3 आएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया बच्चों, आंसर्स लिख दिए मैंने, बट इट इज़ योर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इसमें हाइब्रिडाइजेशंस को वेरीफाई कर लीजिएगा जो मैंने लिखे हैं वो सही हैं या फिर नहीं हैं। और मैं साइड में खड़ा हूँ भैया, अगर आपने अभी कुछ लोगों ने वीडियो इसको नहीं करा हो तो वो कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, क्योंकि अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। ये लीजिए साहब, हम लोगों ने किस तरीके से फार्मूला लगाकर हाइब्रिडाइजेशन को निकालना सीखा। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सा सूत्र है बच्चों। अभी तक जितने भी केसेस मैंने आपको बताया बच्चों, दे ऑल वर मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन अब कुछ और थोड़े से हम लोग देख लेते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं अमोनियम आयन के बारे में। अमोनियम आयन बच्चों यहाँ पर देखिए, हाउ व्हाट अबाउट सेंट्रल एटम, ऑफ कोर्स सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन यहाँ पर केंद्रीय परमाणु। हाउ मेनी एटम्स आर अटैच्ड टू इट, इससे जुड़े हैं बच्चों 4 एटम, प्लस नाइट्रोजन बिलोंग्स टू फिफ्थ ग्रुप। एंड नाइट्रोजन बच्चों एक हाइड्रोजन के साथ में 1 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन के साथ में 1 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, तो 4 के साथ में यूज करेगा बच्चों 4। भाई नाइट्रोजन ने एक हाइड्रोजन के साथ में 1 इलेक्ट्रॉन यूज करना है, तो 4 हाइड्रोजन के साथ में 4 यूज करेगा। और अभी तक जो तुमने जितने भी मॉलिक्यूल्स देखे वो सारे ऐसे थे जो मॉलिक्यूल थे, न्यूट्रल थे, बट अभी मैं कुछ ऐसे उदाहरण उठाऊंगा जो कि आयन्स हैं। अब इस पर चूंकि प्लस चार्ज है बच्चों, इसीलिए यहां पर हम क्या लगाएंगे, माइनस। यहां पर देखिए प्लस माइनस चार्ज है, और जब चार्ज प्लस होगा तो आप माइनस लगाएंगे, जब माइनस होगा तो आप प्लस लगाएंगे। आई रिपीट, प्लस चार्ज था इसलिए आपने माइनस लगाया, और कितना चार्ज था, +1। चूंकि +1 था इसलिए मैंने -1 कर दिया। और अब आप इसको हल करके देखिए बच्चों, 4 + 0 यानी कि 4, विच स्टेट्स हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन दिस मॉलिक्यूल इज sp3। इस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों, sp3। अमोनियम आयन में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बच्चों, नाइट्रोजन से जुड़े हुए एटम्स 4 हैं, प्लस हाफ नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर 5। नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन के साथ में 1 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, तो 4 हाइड्रोजन के साथ में 4 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, और -1 भी करेगा क्योंकि प्लस चार्ज है बच्चों। अब उसके बाद में हम और देखते हैं। चलिए, ये तो हमने अमोनियम आयन देखा, एक और उदाहरण लेते हैं। चलिए, ये मिथाइल प्लस आयन है, इसे मिथाइल कार्बोकैटायन कहा जाता है, मिथाइल कार्बोकैटायन। और ये कार्बोकैटायन क्या बोला है बच्चों, ये आप आगे चल के ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। और ये चैप्टर मैंने आपसे पहले भी कहा बच्चों, ये ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, सब जगह पर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ऑफ कोर्स इनऑर्गेनिक में कुछ ज़्यादा रखता है, बट मैं वापस से अपनी बात पे आता हूँ बच्चों। यहाँ पर सेंट्रल एटम कार्बन है, और हाउ मेनी एटम्स आर अटैच्ड टू द कार्बन, 3 एटम्स आर अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम प्लस हाफ। कार्बन का ग्रुप नंबर बच्चों 4 है। कार्बन 4th A ग्रुप को बिलोंग करता है, एंड कार्बन इज यूटिलाइजिंग 1 इलेक्ट्रॉन विथ ईच ऑफ दीज 3 हाइड्रोजन। हर किसी हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। एंड सिंस इट कैरीज पॉजिटिव चार्ज, इट इज व्हाई आई नीड टू पुट अ माइनस साइन। चूंकि उस पर प्लस चार्ज था इसीलिए मुझे यहाँ पर बच्चों माइनस चार्ज रखना पड़ेगा। और इस तरीके से बच्चों ये 3 + 0 यानी कि 3, विच सेज हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। एक S और 2 P। हाउ मैनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर देयर, ये आ गए बच्चों। चलिए, और हम लोग बात करते हैं, वो मिथाइल कार्बोकैटायन था, वैसे बच्चों यहाँ पर एक मिथाइल एनायन है, जिसे हम लोग कार्बेनायन कहा करते हैं। ये कार्बेनायन, कार्बोकैटायन, कार्बोनियम आयन, कार्बीनाइट्रीन, तमाम तरह की ये रिएक्टिंग कुछ स्पीशीज होती हैं बच्चों जो कार्बनिक रसायन में बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं, बट मैं अभी
आगे बढ़ता हूँ, CH3 माइनस के बारे में यदि मैं बात करता हूँ बच्चों, सेंट्रल एटम इज कार्बन। व्हाट इज सेंट्रल एटम बच्चों? कार्बन, जिसकी संख्या 1 हो, बेसिक लेवल पर आप ये समझ सकते हैं। और बच्चों 3 हाइड्रोजन उससे जुड़ी हुई हैं, इसीलिए मैंने हाउ मेनी एटम्स आर अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम, दैट आई विल से 3 + 1/2। और कार्बन का ग्रुप नंबर जो है साहब वो क्या है बच्चों? कार्बन का ग्रुप नंबर है 4। और कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ में 1 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा बच्चों, तो 3 हाइड्रोजन के साथ में 3 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। और इस बार गौर कीजिए बच्चों, -1 चार्ज है। कितना चार्ज है बच्चों? -1। और चूंकि -1 चार्ज था, इसलिए इस बार मुझे बच्चों +1 लिखना पड़ेगा। जब माइनस चार्ज है तो प्लस लिखूंगा, जब प्लस चार्ज है तो बच्चों माइनस। तो ये माइनस चार्ज था भाई। कार्बन से कितने एटम जुड़े थे? 3 + हाफ, कार्बन का ग्रुप नंबर 4 का 3 हाइड्रोजन जुड़े थे, और प्लस चार्ज था, माइनस चार्ज था, इसलिए ये। नाउ यू सी इट इज 3 + 1 दैट इज 4 विच सेज हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। अभी CH3 माइनस आ गया बच्चों, और ले लेते, चलिए हम लेते हैं बच्चों ये कार्बोनेट आयन। अभी सेंट्रल एटम कौन बच्चों? कार्बन। और कार्बन से कितने एटम्स जुड़े हुए हैं? 3। हाउ मैनी एटम्स आर अटैच्ड टू द कार्बन? 3 एटम्स आर अटैच्ड टू द कार्बन। कार्बन से 3 एटम जुड़े हैं, +1/2। कार्बन का ग्रुप नंबर है 4। कार्बन बिलोंग्स टू 4th ग्रुप। कार्बन का ग्रुप नंबर है बच्चों 4। और कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज करेगा, तो 3 ऑक्सीजन के साथ बच्चों 6। कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज करता है। कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, तो 3 ऑक्सीजन के साथ में वो यूज करेगा 6। और यहाँ -2 चार्ज लिखा हुआ है बच्चों, इसीलिए +2 करना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्या चार्ज लिखा हुआ बच्चों यहाँ पर -2। अभी -2 लिखा, इसलिए +2 कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर हो जाएगा 3 + 0 यानी कि 3, और 3 यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा बच्चों? sp2। कार्बन कौन से? कार्बन से कितने एटम जुड़े हुए बच्चों? 3। कार्बन से यहाँ पर 3 एटम जुड़े हैं, + हाफ। कार्बन कौन से ग्रुप में है बच्चों? 4th ग्रुप में है। माइनस कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, तो 3 ऑक्सीजन के साथ में 6। और माइनस चार्ज आ रहा है बच्चों -2, इसलिए +2 कर देंगे। और इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा बच्चों? sp2। और देखते हैं, चलिए हम लोग बात करते हैं बच्चों फास्फेट आयन। फास्फेट आयन, अभी सेंट्रल एटम कौन है बच्चों? लाजमी है बच्चों फास्फोरस है। फास्फोरस से कितने एटम जुड़े हुए हैं? फास्फोरस से यहाँ पर बच्चों 3 एटम जुड़े हुए हैं, ना सॉरी, फास्फोरस से यहाँ पे 4 एटम्स जुड़े हुए हैं, + हाफ। phosphorus belongs to 5th group. Now phosphorus is utilizing 2 electrons with each of these 4 oxygens. हर किसी ऑक्सीजन के साथ में वो 2 2 2 और 2 यानी कुल मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन्स यूज करेगा। फास्फोरस हर किसी ऑक्सीजन के साथ में 2 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। पहले ऑक्सीजन के साथ भी 2, दूसरे के साथ भी 2, तीसरे के साथ भी 2 और चौथे के साथ भी 2, इसलिए ये। और यहाँ पर -3 लिखा है बच्चों, इसीलिए +3 कर देंगे। और इस तरीके से 4 + 0 4 यानी हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। तो किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा होगा। और एक काम कीजिए बच्चों, मैं कुछ उदाहरण लिखता हूँ, आप करिए इनको। SO4 2- ClO4- और चलिए ये करिए एक नाइट्रेट आयन। करिए इनको, वीडियो को पॉज करके बच्चों आप स्वयं से ये जो तीनों उदाहरण लिखे हैं मैंने, इन उदाहरणों को आप फटाफट बच्चों जरा फुर्ती से करिए। हाइब्रिडाइजेशन निकालिए कि क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा। अब यदि हम सल्फेट आयन के बारे में बात करते हैं बच्चों, सल्फेट आयन के बारे में, तो इससे 4 एटम जुड़े हैं, प्लस सल्फर 6ठे ग्रुप में है। सल्फर एक ऑक्सीजन के साथ में 2, तो 4 ऑक्सीजन के साथ में 8, और -2 चार्ज लिखा है, मतलब +2 आ जाएगा। और इस तरीके से 4 + 0 यानी कि 4, जिसका तात्पर्य होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और ये ClO4- बच्चों यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हैं, + हाफ। क्लोरीन 7th ग्रुप में है, 4 ऑक्सीजन मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और -1 चार्ज है, मतलब +1 लिखना पड़ेगा। माइनस होता है तो प्लस लिखते हैं, प्लस होता है तो माइनस, और जितना माइनस हो उतना ही प्लस, जितना प्लस उतना ही माइनस। और इस तरीके से बच्चों 4 + 0 यानी कुल मिलाकर आएगा 4, विच सेज
हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। नाइट्रेट आयन के बारे में अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर नाइट्रेट 3 ऑक्सीजन है प्लस 1/2 नाइट्रोजन फिफ्थ ग्रुप में है, नाइट्रोजन 6 -1 ये इज इक्वल टू 3, और इस तरीके से बच्चों हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2। ऐसा ढेरों आयन्स और भी आपके पास में हो सकते हैं जिनमें आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये फार्मूला बड़ी खूबसूरती से समझ में आ चुका होगा, हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है। होप ये बात पिक्चर आपको जहन में आई होगी। अब मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ बच्चों आपको, ये हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक तरीका। ऐसे और भी कई सारे तरीके आपको बुक्स में मिल जाएंगे। जनरली उसमें एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर मेथड यूज़ में आती है, शायद आप में से किसी ने पढ़ी भी होगी। लुईस डॉट स्ट्रक्चर मेथड में वो क्या करते हैं, बेसिकली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेते हैं, सेंट्रल एटम पे कितने हैं और सराउंडिंग एटम पे कितने हैं, फिर उसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं, कभी 8 से डिवाइड करके देखते हैं। शायद आपको पता होगा, जिन्होंने पढ़ी होगी वो हाँ हाँ कर रहे होंगे, हाँ 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 मैंने पढ़ी थी। पर वो थोड़ी सी, मेरा ये मानना बच्चों, इससे थोड़ी सी जटिल जाती है। बहुत डिफिकल्ट नहीं है बट थोड़ी सी जटिल जाती है। तो हम हम चाहें तो एक से ज़्यादा मेथड्स भी कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बट वेयर एवर इट इज़ रियली नीडेड आई विल डेफिनेटली गो विद दैट बच्चों। अदरवाइज मेरे ख्याल से जो फार्मूला मेथड जितनी भी मार्केट में चल रही हैं, उनमें सबसे बेहतर ये है बच्चों, सबसे बेहतर वाली ये। और भी तरीके हैं, 3 4 तरीके इनफैक्ट अपनाए जाते हैं जिनसे हाइब्रिडाइजेशन को किया जाता है, संकरण को ज्ञात किया जाता है। एक फार्मूला मेथड है, मैंने एक बताया आपको, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 8 से डिवाइड कर दीजिए, और भी हमारे पास में होती है। बट मैं आपको एक हाइब्रिडाइजेशन को ज्ञात करने की बच्चों एक और मेथड बताता हूं, और वो मेथड आप जो है जरा अच्छे से समझिएगा बच्चों। और उसके लिए मैं ये मिटा रहा हूँ, अगर आपने नहीं किया हो तो आप वीडियो को पॉज करके बच्चों पहले से कॉपी कर लीजिएगा। वैसे कर लिया होगा मेरे ख्याल से। अदरवाइज नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को कैलकुलेट करने का, उसको ज्ञात करने का हमारे पास में एक और तरीका है बच्चों, और वो तरीका क्या बोलता है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू बच्चों नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, एकांकी युग्मों की संख्या। ये नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को यानी हाइब्रिडाइजेशन को जानने पहचानने का एक और तरीका है बच्चों। और इस तरीके का उपयोग करके हम कैसे काम कर सकते हैं, मैं कुछ उदाहरण आपको बताता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए बच्चों, मैं एक वाटर वाला उदाहरण लेता हूँ। चलिए, अब वाटर में आप क्या करिए बच्चों, ऐसे केस में इसका एक रफ स्ट्रक्चर बना लीजिए। रफ स्ट्रक्चर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एग्जैक्ट स्ट्रक्चर जानने पे आइए, पर एक रफ स्ट्रक्चर बनाइए। और उसके लिए आप क्या करिए बच्चों, यू नो दैट ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 3 4 और ये 5 6। होप आपको समझ में आ चुका होगा। मैंने एक रफ स्ट्रक्चर बनाया, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या है, आई डू नॉट नो। I know that oxygen does have 6 electrons in the outermost shell. Those 6 electrons are represented over here. Now, how many sigma bonds are there? 2. And how many lone pairs are there? 2. So ये 2 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 4, और 4 यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों, sp3। बच्चों यहाँ ऑक्सीजन के अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन थे, उनमें से 1 2 3 4 5 6 या। अब इस तरह से कितने सिग्मा बॉन्ड्स आए बच्चों, 2 सिग्मा बॉन्ड्स आए और 2 LP आई, मतलब कुल मिलाकर हो गया 4, और 4 मतलब sp3। अब यहाँ ये जो 2 LP आ रही हैं बच्चों, आपको पता है अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में शेप होता है टेट्राहेड्रल, बशर्ते कोई लोन पेयर नहीं हो। लेकिन अगर एक लोन पेयर आ जाए तो शेप होता है पिरामिडल, और अगर 2 LP आ जाए तो शेप होता है उस केस में वी शेप। तो चूंकि यहाँ पर 2 लोन पेयर आ रही है, इसीलिए हम बोल सकते हैं इसकी जो ज्योमेट्री आएगी साहब वो वी शेप आएगी, या फिर क्या आएगी बच्चों, बेंट एंगुलर, वी शेप या फिर बेंट एंगुलर। और लेता हूँ चलिए, जैसे उदाहरण के तौर पे बच्चों अमोनिया, एक रफ स्ट्रक्चर बनाइए। ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, ये एक रफ स्ट्रक्चर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बनाना है, हमें पता ही नहीं अभी एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या है, बट हाँ एक रफ स्ट्रक्चर बनाया मैंने, अमोनिया। नाउ यू सी बच्चों हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 1 2 3 4 5 ये आ रहे हैं। और इस तरीके से बच्चों यहाँ पर 3 तो सिग्मा बॉन्ड्स है और 1 LP है, आपको नजर आ रही है बच्चों। हाउ मैनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर, 3, and how many lone pairs are there, 1. In total there are 4, so I can say hybridization is sp3. And you people must be knowing, in case of sp3 hybridization, if there is only 1 LP, then shape is पिरामिडल, पिरामिडल आकृति इस केस में आ जाती है।
अब उसके बाद में बच्चों हम और बात करते हैं जैसे कि HCF4। HCF4 आप जितने भी मॉलिक्यूल चाहो उतने मॉलिक्यूल को कर सकते हो। आपने जो भी फार्मूला मेथड से जो करना देखे बच्चों, यू कैन गो विथ ये जो उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, ये लीजिए साहब, एक रफ स्ट्रक्चर बनाया। जिनॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स थे। जिनॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, जिसमें से उसने 4 इलेक्ट्रॉन इन 4 फ्लोरीन के साथ में यूज़ कर लिए, और इस तरीके से 4 सिग्मा और 2 LP यानी कुल मिलाकर 6, यानी कि sp3 और ओ sp3d2। sp3d2 आ गया बच्चों, यहाँ पर 2 LP आ गई। और sp3d2 में अगर बच्चों 2 लोन पेयर्स आती हैं तो उस केस में जो शेप था बच्चों वो होता है स्क्वायर प्लेनर। ऐसा तो आपको पता है बच्चों, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में जो शेप होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है या फिर स्क्वायर बाइपिरामिडल होता है, लेकिन इस केस में बच्चों वो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। और लेता हूं, ये कर लीजिएगा बच्चों। एक्चुअली बड़ा सिंपल सा तरीका है मेरे ख्याल से, ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, दिस इज रिलेटिवली मोर इजी। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, ना केवल आपको हाइब्रिडाइजेशन मालूम पड़ेगा बल्कि इसमें आपको साथ साथ में शेप भी मालूम पड़ जाएगी। भाई आप पिछले फार्मूला मेथड से केवल हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे थे, पर शेप के बारे में आपको जानकारी नहीं मिल पा रही थी। यहाँ पर क्या हो रहा है, आप भाई हाइब्रिडाइजेशन ये है, इतनी LP है, वो टेबल जो आपको मैंने पिछले लेक्चर में बनवाई वो आपको याद होना चाहिए, बस आपका काम हो जाएगा। चलिए अब मैं और आगे बढ़ता हूं, और मैं इसे मिटा रहा हूं बच्चों, अगर नहीं किया हो तो इसे मैं साइड में खड़ा होकर हो जाऊंगा, आप वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। अब बच्चों और लेते हैं, चलिए हम यहाँ पर हम लेते हैं बच्चों, चलिए HCF6। अब ये जिनॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन्स में से 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 फ्लोरीन आ गए साहब। ये लीजिए साहब, जिनॉन के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसमें से उसने 6 फ्लोरीन के साथ में यूज़ कर लिए, 1 2 3 4 5 और 6 होप, और ये रहा एक पेयर। अभी यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, 6 सिग्मा और 1 LP, तो टोटल हो गए 7, और 7 में हाइब्रिडाइजेशन जो होता है बच्चों वो sp3d3 होता है, और sp3d3 में बच्चों अगर 1 LP आ जाए तो शेप होगा एज सच, तो इस केस में शेप होता है बच्चों पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पर यहाँ जो शेप आएगा बच्चों दैट विल बी पेंटागोनल पिरामिडल। पंचभुज पिरामिडी आकृति इस केस में बच्चों मिल जाएगी आपको, बड़ी सिंपल सी बात है। तो आप कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है और उसमें कौन सी LP है, उससे आप फटाफट उसकी ज्योमेट्री निकाल सकते हैं। चलिए और देख लेते हैं हम लोग, जैसे बच्चों एग्जांपल के तौर पे ये लीजिए PCl5। अभी PCl5 के बारे में बात करते हैं बच्चों। फास्फोरस के पास में जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं। कोई भी एलिमेंट जिस ग्रुप में होता है उसके अंतिम कोश में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपको पता है। Now phosphorus belongs to 5th group, so how many sigma bonds are there? 5 sigma. And how many lone pair? There is no lone pair. There is no lone pair because all the electrons which were present in the outermost shell of phosphorus, that is number of all the valence number of electrons have been utilized in bonding. It is why there is no lone pair. And how many bonds are there? How many total such type of pairs are there? Which 5, which says hybridization will be sp3d, and in case of sp3d if there is no lone pair then shape is trigonal बाइपिरामिडल। इस केस में जो आकृति होगी बच्चों वो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होगी। ये PCl5 था। अब मैं अगर बच्चों ऐसे ही बात करता हूं, चलिए और कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। अब आप अगर होते क्लास में तो आप मुझे बोलते सर चलो इसका देख लो, इसका कर लो। चलिए अब थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं अपन, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड बच्चों उसका एक रफ स्ट्रक्चर मैंने बनाया। सल्फर के अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सल्फर के अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 उसने एक ऑक्सीजन के साथ, 2 दूसरे ऑक्सीजन के साथ और एक पेयर। इस तरीके से बच्चों यहाँ पर 2 तो सिग्मा बॉन्ड और एक LP आ गई है। अरे भाई एक बॉन्ड सिग्मा तो एक पाएगा, भाई एक सिग्मा आएगा तो दूजा पाएगा। और मल्टीपल बॉन्ड जब बने हैं भाई तो पहला बॉन्ड सिग्मा, रेस्ट सारे पाए हुए हैं, ये अपने को पहले से पता है। तो यहाँ एक सिग्मा एक पाए, एक सिग्मा एक पाए, तो ये 2 सिग्मा और एक लोन पेयर मतलब 3, और 3 मतलब क्या भैया sp2।
sp2 और sp2 में यदि 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 भाई एक लोन पेयर आ जाए तो शेप जो है वो वी शेप, जिसे दूसरी भाषा में बेंट एंगुलर ज्योमेट्री भी अगर कहा जाए, तो आई डोंट थिंक एनीबडी शुड हैव एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन इन दैट। तो किस तरीके से आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाला ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। और देखें चलिए SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड ना, सल्फर ट्राइऑक्साइड बच्चों फिर वही घिसी पिटी सी बात, सल्फर के अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 6 के 6 उसने यूज कर लिया। अब हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर, भाई 3 सिग्मा और एक भी लोन पेयर नहीं है। यू नीड नॉट टू गो फॉर पाई बॉन्ड। एक बात आप बिल्कुल कंठस्थ रखिए बच्चों की पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन में कोई लेना देना नहीं होता। पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन में कोई लेना देना नहीं होता। हाइब्रिडाइजेशन जब भी होगा वो पाई बॉन्ड को छोड़कर होगा। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में नहीं बनते हैं, मैं यूं कहूँ हाइब्रिडाइजेशन में केवल सिग्मा बॉन्ड ही बनते हैं। तो 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर मतलब कुल मिलाकर 3 और 3 यानी sp2। और sp2 में बच्चों अगर एक भी लोन पेयर नहीं है तो जो शेप होता है वो होता है साहब ट्राइगोनल प्लेनर। इस केस में जो ज्योमेट्री होती है बच्चों वो त्रिभुजीय समतली होती है। तो इस तरीके से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम लोग बच्चों ज्योमेट्री निकाल सकते हैं। और देख लेते हैं चलिए कुछ और उदाहरण। अभी मैंने जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, चलिए CO2 करें तो कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन थे, उसने 4 में से दो ऑक्सीजन्स के साथ में यूज कर लिए। अब बच्चों यहाँ पर 2 तो सिग्मा आएंगे और एक भी लोन पेयर नहीं आएगी, मतलब कुल मिलाकर 2 और 2 मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp आएगा। और sp में शेप लीनियर होती है, यहाँ पर कोई भी जो है साहब लोन पेयर नहीं है। यहाँ जो आकृति आ रही है बच्चों वो रेखिक आ रही है, वो लीनियर ज्योमेट्री आ रही है। बड़ी सिंपल, साधारण, सच्ची, आसान सी बात मैंने आपसे कही बच्चों। और देखें चलिए हम लोग यहाँ पर चलिए अभी तक हमने जैसे मॉलिक्यूल्स देखे, मैं एक आधा मॉलिक्यूल और कोई बता देता हूँ आपको। कौन सा देखें हम देख लेते हैं बच्चों। चलिए PCl3 के बारे में अगर मैं बात करता हूँ बच्चों तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2 3, तो उसने इनके साथ में यूज़ कर लिया बाकी के। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर 3 तो सिग्मा बॉन्ड्स आ गए और 1 लोन पेयर आ गई, कुल मिलाकर 4 और 4 यानी sp3। और sp3 में इफ़ देर इज़ 1 लोन पेयर, अगर एक एकांकी युग्म है तो उस केस में बच्चों जो शेप होता है वो होता है बच्चों पिरामिडीय, जिसे हिंदी में पिरामिडीय कहा जाता है, पर आंग्ल भाषा में तो बच्चों उसे पिरामिडल ही कहा जाता है। तो ये पिरामिडल आपको शेप मिल जाएगा। चलिए अभी तक जो मैंने उदाहरण आपको बताया बच्चों, दीज वर सम एग्जांपल्स जो कि मॉलिक्यूल्स थे। लेकिन अब इसमें भी अगर हम आयंस को देखें, चलिए जैसे हम CH3+ के बारे में ही बात करें तो CH3+ के बारे में हम बात करें बच्चों तो यहाँ पर कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए थे, एक हाइड्रोजन एथे गया तो दूजा एथे तीजा एथे। भाई कार्बन के हाइड्रोजन ये यहाँ पर आ गया और इस पर बच्चों प्लस चार्ज है। भाई कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स में से उसने 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल दिया, बचे ये लीजिए। अब क्या होगा बच्चों, कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं यहाँ पर, 3 सिग्मा बॉन्ड्स। और हाउ मेनी लोन पेयर्स, 0 लोन पेयर। 0 लोन पेयर मतलब बच्चों यहाँ पर 3 और 3 मतलब क्या होगा बच्चों sp2। और sp2 में इफ देर इज नो लोन पेयर, अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो सॉरी कोई लोन पेयर नहीं है तो शेप जो होता है बच्चों वो कैसा होता है sp2 में, इफ देर इज नो लोन पेयर बच्चों देन इस शेप इज अ ट्राइगोनल प्लेनर। इस केस में जो ज्यामिति आपको मिलेगी बच्चों वो त्रिकोण समतलाकार मिलेगी, त्रिकोण समतली मिलेगी। मैं इसे मिटा रहा हूं बच्चों, अगर आपने नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। तो हाउ टू डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन इन अ मॉलिक्यूल, सेंट्रल एटम का कैसे निकालेंगे, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। चलिए और भी उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर अमोनियम आयन, बहुत पॉपुलर आयन बच्चों अमोनियम आयन। अभी अमोनियम आयन में बच्चों नाइट्रोजन से जो है 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इस तरह से,
मैं एक रफ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर वो वाला स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ कि सर अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर तो ऐसा होता नहीं है। आपको याद दिलाऊं, अमोनियम आयन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, 1 2 3, ये 3 हाइड्रोजन्स इससे आके जुड़ जाते हैं और फिर यहाँ पर एक पेयर बनती है, वो पेयर हाइड्रोजन प्लस को डोनेट की जाती है, वो पेयर हाइड्रोजन प्लस को डोनेट की जाती है। डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, सेमी आयोनिक, सेमी कोवलेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करता, आपको पता है। एक रफ बना दिया साहब, ये लीजिए साहब, नाइट्रोजन पर कोई, नाइट्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। अभी भाई नाइट्रोजन के पास में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे और 5 में से उसने 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, बचे 4, ऐसे ही कुछ बनेगा। मैं एक रफ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, मैं अभी एग्जैक्ट स्ट्रक्चर पर मैं नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पर बच्चों आप देखिए 4 सिग्मा और कितनी लोन पेयर्स, कोई लोन पेयर नहीं, मतलब कुल मिलाकर 4, और 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर कोई लोन पेयर नहीं होती तो शेप होता है भैया टेट्रा हेड्रल चतुष्फलकीय। तो बच्चों ये आपके पास में किसका स्ट्रक्चर था, CH3+, सॉरी अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर था बच्चों। और उसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या था ये आपको आगे समझ में। अब अपन एक काम करते चलिए, ये सल्फेट आयन, सल्फेट आयन बच्चों सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए। नाउ व्हाट इज हैपनिंग बच्चों, सल्फर के अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसने हर किसी ऑक्सीजन के साथ में 2 यूज करे, 2 2 2 और 2। इट इज यूटिलाइजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ ईच ऑफ दिस 4 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, इस तरह की पिक्चर बन रही है। और यहाँ एक बात आप और देखिए बच्चों कि सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिए, इसलिए हो गए 8। ऐसा सल्फर के खुद की जो प्रॉपर्टी थी साहब वो तो थी 6 इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से गेन कर लिए, तभी तो -2 चार्ज आया। इट इज -2 आयन। सो ये आ गया बच्चों। और ये इसके बाद में क्या होगा भैया, यहाँ पर 4 तो सिग्मा आएंगे, 0 लोन पेयर आएंगी, इसलिए कुल मिलाकर 4। और 4 मतलब हाइब्रिडाइजेशन जो होगा बच्चों वो होगा sp3 होगा। सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन कर लिए और इस तरीके से। एंड डज इट कंटेन एनी लोन पेयर, इट डजंट कंटेन एनी लोन पेयर बच्चों, इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं आ रही है, इसीलिए sp3 में जैसी ज्योमेट्री मिलना चाहिए वैसी ही मिलेगी। देयर इज नो लोन पेयर, नो डिस्टॉर्शन, नो एंगल, बॉन्ड एंगल में कोई चेंज आएगा बच्चों। और इस तरीके से जैसी ज्योमेट्री मिलना चाहिए माशाअल्लाह वैसे ही मिल जाएगी आपको। और देख लेते हैं चलिए, लेट अस टॉक अबाउट फॉस्फेट आयन। हियर फॉस्फेट आयन, नाउ व्हाट does phosphorus have in the outermost shell? Phosphorus has 5 electrons in the outermost shell, but since it is in -3 states of phosphorus जो है बच्चों बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन्स और गेन कर लेगा। ये जो भी स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं बच्चों, ये मैं रफ स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, फास्फोरस के पास में स्वयं के पास में 5 थे, उसने 3 और गेन कर लिए, कितने हो गए भाई, 8 हो गए। ओए 5 थे, 3 उसने और गेन कर लिए, तो फास्फोरस हैज बिकम -3rd आयन। और इस तरीके से बच्चों अगेन इट इज हैविंग 4 सिग्मा, नो लोन पेयर, सो यू कैन से 4। और शेप, ज्योमेट्री, ज्यामिति, संरचना चतुष्फलकीय यानी कि टेट्राहेड्रल हो जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल, कार्बोनेट आयन। ऑलरेडी लिया तो नहीं हूँ, नहीं लिया हूँ भैया। कार्बोनेट आयन, अभी कार्बन के पास में बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसने 2 बाहर से और गेन कर लिए, तो एक ऑक्सीजन इथेगा, दूजा इथेगा, तीजा इथेगा, तो कार्बन पे आ गया भाई -2 चार्ज। समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से आपको चंगी तरह भाई। तो यहाँ पर आ रहे हैं 3 ते सिग्मा बॉन्ड थे, एक भी लोन पेयर नहीं है कि भाई, कुल मिलाकर आ गए 3। और 3 में अगर कोई लोन पेयर नहीं आती तो शेप, ज्योमेट्री, आकृति, संरचना हो जाती है ट्राइगोनल प्लेनर। मेरी बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आई होगी बच्चों। तो किस तरीके से हम लोग यहाँ पर ज्योमेट्री निकाल सकते हैं, ज्यामिति पहचान सकते हैं। होप आपको ये बात समझ में आई होगी, बेहतर तरीके से समझ में आई होगी बच्चों कि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे पहचानते हैं, ज्योमेट्री कैसे पहचानते हैं।
तो ये आप लोग बच्चों जो है जो भी मैंने बनाए हैं बना सकते हैं। अब आप चाहें तो इस फार्मूला मेथड से भी काम कर सकते हैं, आप इससे भी काम कर सकते हैं। और मैं एक बहुत अच्छी काम की बात बताऊं बच्चों आपको, ये दोनों जो मेथड्स हैं, ये दोनों मेथड्स अलग अलग हैं नहीं, एक्चुअली ये दोनों सेम हैं, एक ही बात है। बहुत सी पुस्तकों में आपको ये वाली मेथड फार्मूला लिखा हुआ मिल जाता है, पर उसी को मैंने थोड़ी सी सरल शब्दों में कहने का प्रयास किया। मेरे ख्याल से ये वाली मेथड आपको ज़्यादा समझ में आई होगी, ज़्यादा अच्छी भी लगी होगी, क्योंकि इसमें शेप आ रहा है। पर अगर आप दोनों में सिमिलरिटी देखें बच्चों, तो दोनों डिफरेंट है ही नहीं, दोनों सेम है। क्या हुआ एक्चुअली, नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू द सेंट्रल एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि जितने एटम जुड़ेंगे उतने ही सिग्मा बॉन्ड होंगे। भाई हो सकता है मल्टीपल बॉन्ड बने हो, पर फिर वो पाए हो जाएंगे, वो पाए हो जाएंगे। सो हाउ मेनी एटम्स आर अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम, सेम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर। और ब्रैकेट में ये जो आपने सारी कहानी लिखी है बच्चों, दिस इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ लोन पेयर्स, हाफ इनटू दिस, एक्चुअली दिस ब्रैकेट में जो लिखा है बच्चों, दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ लोन पेयर आ जाएंगी। तो बच्चों ये फार्मूला मेथड या ये मेथड दोनों सेम है। आप कोई भी उदाहरण उठा के देख लीजिए। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, चलिए अपन एक काम करते हैं, अमोनिया। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अमोनिया। अब मैं फार्मूला मेथड से जाता हूं। हाउ मेनी एटम्स आर अटैच्ड, 3 प्लस हाफ। नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर 5, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है, और चार्ज इस पर कोई है नहीं, इसलिए कितना आ गया, 3 + 1 यानी कि 4। अब मैं अगर इसे इस तरीके से जाऊं तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3, और यहां पर ये लोन पेयर, ये लीजिए साहब। अब आप फार्मूला मेथड से गए थे, अब आप ये जो मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर वाली जो मेथड बताई आपको, इस मेथड से आप चले जाइए। ये लीजिए, ये वाली आपने कर लिया बच्चों, ये 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए ये। अब यहाँ पर देखिए तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, 3 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर कितनी, 1, कुल मिलाकर 4। अब वही की वही कहानी आ रही है। यहाँ पर हाउ मेनी एटम्स अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम, 3, और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी कितने, 3, प्लस आपने यहाँ जो ब्रैकेट में सॉल्व करा वो आया 1, और ये भी नंबर ऑफ लोन पेयर भी 1 आ रही है। वही की वही बात है। और एक और उदाहरण ले लेता हूँ, चलिए मैं उदाहरण लेता हूँ SO2। अब SO2 में हाउ मेनी एटम्स आर अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम, 2 प्लस हाफ, ग्रुप नंबर 6 4, ये आ जाएगा, कोई चार्ज नहीं आएगा, इधर आएगा 2 + 1 यानी कि 3 आएगा। अब अगर मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर वाली मेथड से जाऊं तो 1 ते 2 ते तीसरी यहाँ पर लोन पेयर आ गई। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2, और नंबर ऑफ लोन पेयर कितनी, 1। वही की वही बात है। हाउ मेनी एटम्स आर अटैच्ड टू सेंट्रल एटम, सेम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर। और ये ब्रैकेट को 1/2 कर देने के बाद फाइनली वो उधर भी बना रहा है, इधर भी बना रहा है। कोई भी उदाहरण आप उठा के देख लीजिए। मैं उदाहरण के तौर पर बच्चों कार्बोनेट आयन के बारे में बात करूं, हाउ मेनी एटम्स आर अटैच्ड टू सेंट्रल एटम, 3 प्लस कार्बन से कितने एटम्स, कार्बन की वैलेंसी ये 6 - 2, और ये 3 + 0 ये आ गया। और अगर मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर की मेथड से जाऊं तो कार्बन के पास में खुद के पास तो 4 थे, उसने 2 बाहर से गेन कर लिए, और इस तरीके से साहब ये आ गया। और यहाँ पर बच्चों 3 तो सिग्मा बॉन्ड आ गए, 3 सिग्मा बॉन्ड आ गए, और लोन पेयर कितनी आ रही है, 0। तो वही की वही कहानी यहाँ भी आ रही थी। सो ये दोनों बातें हैं एक ही बच्चों, सिर्फ कहने का, समझने का, समझाने का तरीका अलग है, थोड़ा सा नज़रिया अलग है। मेरे ख्याल से मेरा नज़रिया आपके नज़रिए से ज़रूर मिल गया होगा, और आपको समझ में आ चुकी होगी मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों। तो ये जो है फार्मूला मेथड जो है बच्चों, या जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर वाली जो फंडा है बेटा लोगों, वो बिल्कुल सेम है, कहने का तरीका अलग है। लेकिन सेकंड वाली मेथड मेरे ख्याल से थोड़ी सी आप लोगों को फिर भी इस पर प्रैक्टिस करते हो तो जनरली आसान पड़ती, क्योंकि एक्चुअली में वो आप हाफ इंटू ये सब करेंगे तब भी आपके पास में नंबर ऑफ लोन पेयर आई जाएंगी, और कौन से हाइब्रिडाइजेशन में कितनी लोन पेयर हो तो ज्योमेट्री क्या होती है ये तो माशाल्लाह आपको पता है। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं। और मेरी बात आप लोगों के जहन में शायद बेहतर तरीके से घर कर चुकी होगी। मैं आगे बढ़ता हूँ और बच्चों, और उसके लिए मैं इसे मिटा रहा हूँ, इसे बच्चों मिटा रहा हूँ। और अगर नहीं किया हो तो कॉपी कर लीजिएगा, दोनों बातें बच्चों बिल्कुल सेम हैं। लेकिन सेकंड वाली मेथड ज़्यादा प्रेफर करूँगा फिर भी मैं फर्स्ट वाली मेथड से। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए बच्चों, मैं अभी अगर आपको जैसे कि एक उदाहरण बताता हूँ, एक सेकंड। हाँ, ये BF3, ये NH3, ये एक मॉलिक्यूल लीजिए बच्चों। अब यहाँ पर आप एक काम कीजिए, नाइट्रोजन का और बोरॉन का दोनों का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। यू गो हेड,
आप क्या करेंगे बच्चों, नाइट्रोजन का और बोरान का दोनों का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, और यहाँ ये जो मॉलिक्यूल अमोनिया और BF3 दोनों मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बताइए। मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का होता है, जबकि ज्योमेट्री या शेप पूरे मॉलिक्यूल की होती है। कई बार हम बोलते हैं फलाने मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन ये है, वो हमने जल्दी जल्दी में बोल दिया, दैट्स ओके, लेकिन वो एक्चुअली कोई लॉजिकल बात नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का होता है, शेप ज्योमेट्री पूरे मॉलिक्यूल की होती है। सो हियर यू नीड टू डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड दैट ऑफ बोरॉन, एंड शेप दोनों की बतानी है। अब अगर बच्चों यहां पर आप इस वाली मेथड से जाके करेंगे तो आप थोड़ा सा उलझ जाएंगे कि कितने एटम जुड़े हुए हैं, 3 एटम जुड़े हुए हैं। इसमें मतलब वो मज़ा नहीं आएगा, मुझे ऐसा लगता है, जो मज़ा आना चाहिए वो मज़ा नहीं आएगा, और मज़ा नहीं आया तो फिर अपन काम नहीं करते। अब यहाँ मैं अगर यहाँ पर इसकी मैं अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूँ बच्चों, तो देखिए 1 2 3 तो बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन आ गए, 1 2 और 3 हाइड्रोजन आ गए बच्चों, और ये आ चुका। अब यहाँ पर बच्चों बोरॉन, और बोरॉन के साथ में एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ा है, दूसरा फ्लोरीन इधर जुड़ा है, तीसरा फ्लोरीन बच्चों इधर जुड़ा हुआ है। आई रिपीट बच्चों, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 1 2 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, और यहाँ पे बोरॉन से कितने फ्लोरीन जुड़े हैं, 1 2 और 3 जुड़े हैं, और ये पेयर आ गई। अब आप यहाँ पर काउंट कीजिए बच्चों, ये एरो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। दिस इज नथिंग बट कोऑर्डिनेटिव डोनर एक्सेप्टर सेमी कोवेलेंट सेमी आयनिक बॉन्ड। अब यहाँ पर बच्चों आप देखिए, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर, सिग्मा बॉन्ड्स है बच्चों यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 और 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। और लोन पेयर कितनी बच्चों, एक भी लोन पेयर नहीं है, एक भी लोन पेयर नहीं है। ध्यान दीजिए, अगर आप में से किसी बंदे ने वीडियो को पॉज करके करा हो ईमानदारी से, तो शायद कुछ लोगों ने इसको लोन पेयर काउंट किया हो, पर ये लोन पेयर नहीं है। क्यों नहीं है, उसके पीछे बड़ा सिंपल सा लॉजिक है बेटा लोगों, कि ये जो पेयर है, दिस पेयर नाउ हैज़ बीन यूटिलाइज्ड इन दिस डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड, दैट इज डेटिव बॉन्ड, वो इस बॉन्ड में यूटिलाइज हो चुकी है। जब तक कोई पेयर को आपने बॉन्ड बनाने में उपयोग नहीं किया है, तब तक वो लोन पेयर है। बट once it has been utilized, it doesn't work as lone pair furthermore, फिर वो लोन पेयर थोड़ी ना होगी। सो 4 सिग्मा और 0 लोन पेयर मतलब 4, और 4 मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3, 1 2 3 और ये एक पेयर मतलब sp3 आ जाएगा। अब ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ बच्चों, तो बोरान के लिए, बोरान में भी 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं। कैसे, 1 2 और 3 आपको दिख रहे हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो मोस्टली कोवेलेंट बॉन्ड से मिलती जुलती होती है। वो भी शेयरिंग से बनता है, ये भी शेयरिंग से बनता है। आयोनिक बॉन्ड स्लाइटली क्या ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है इससे। हालांकि आप इसको सेमी आयनिक बोलते हो, लेकिन प्रायोगिक रूप से अगर देखा जाए तो उसे आप जो है बच्चों क्या कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। मैंने आपको पहले ही बोला हुआ बच्चों इस चैप्टर में कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड वर्क्स मोस्टली विद इन अकॉर्डेंस विद द कोवेलेंट बॉन्ड। एनीवेज, सो यहाँ पर 4 तो सिग्मा बॉन्ड आ गए बच्चों। एंड हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर, देयर इज नो लोन पेयर। सो ये आएगा 4, और 4 मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया भाई, sp3। आई रिपीट, 1 2 3 ते 4, 1 2 3 ते 4 होने भाई। और ये जो बॉन्ड है, ये तो नाइट्रोजन के साथ भी और बोरान के साथ में भी है, तो वो दोनों के लिए काम कर रहा है बच्चों। ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड सॉरी, ये बॉन्ड बच्चों नाइट्रोजन और बोरान दोनों के लिए काम कर रहा है। इसलिए ये सिग्मा इसमें भी काउंट किया, इसमें भी काउंट किया। अब अगर आप यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू द सेंट्रल एटम के फंडे से जाते, तो आप बोलते हैं यार नाइट्रोजन से 3 एटम जुड़े। हालांकि अगर कायदे से देखा जाए तो नाइट्रोजन से 3 एटम नहीं जुड़े, नाइट्रोजन से 4 एटम जुड़े। नाइट्रोजन से कितने एटम जुड़े हुए हैं, 4। कैसे, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन से 4 एटम कैसे जुड़े हुए हैं, 3 तो हाइड्रोजन जुड़े और एक बोरान जुड़ा हुआ है। फार्मूला मेथड से कर सकते हो। कैसे भाई, नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू द सेंट्रल एटम, ये नाइट्रोजन 5th ग्रुप में, और नाइट्रोजन की यहाँ वैलेंसी भी 5 हो गई। क्यों 5 हो गई, बिकॉज नाइट्रोजन के पास में जो 5 इलेक्ट्रॉन थे, इट हैज यूटिलाइज्ड ऑल दोज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग। उसने वो 5 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में यूज कर चुका है। वो उसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 5, 1 2 3 4 5, पांचों यूज कर चुका है। 4 जिसमें कोई है नहीं, तो 4 मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बच्चों, sp3। ये किसके लिए बात करी मैंने, नाइट्रोजन के लिए। अब ऐसे ही बोरान के लिए, सो बोरान से कितने एटम जुड़े हुए हैं, बोरान से 1 2 और 3, और ये चौथा नाइट्रोजन भी तो बोरान से जुड़ा हुआ है, अमोनिया का मॉलिक्यूल।
भाई नाइट्रोजन से 3 फ्लोरीन जुड़े हैं, 1 2 और 3, कोई डाउट नहीं, लेकिन ये बॉन्ड के कारण इससे ये भी तो जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी प्लस ये, और बोरान थर्ड ए ग्रुप में है, और बोरान की वैलेंसी भी 3, क्योंकि बोरान ने तीनों इलेक्ट्रॉन्स यूज कर लिए, बोरान ने तीनों इलेक्ट्रॉन्स यूज कर लिए। जब तीनों इलेक्ट्रॉन्स यूज कर लिए तो फिर क्या पिक्चर आएगी, 1 2 और 3, तीनों इलेक्ट्रॉन्स इट हैज यूटिलाइज। तो बच्चों फिर, और ये वाला हम बोले कि सर ये वाले इलेक्ट्रॉन भी यूज करें, तो भैया ये बोरान के खुद की प्रॉपर्टी थोड़ी ना, वो तो नाइट्रोजन की थी। भाई कोई एटम अपने खुद के कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में यूज करता है, उससे वैलेंसी कहते हो ना। ऐसे तो फिर अगर आप बोलो कि सर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी यूज करें, तो फिर तो फ्लोरीन के भी इलेक्ट्रॉन आपको काउंट करना चाहिए थे, फिर तो फ्लोरीन के भी इलेक्ट्रॉन्स आपको काउंट करना चाहिए थे, आप केवल बोरान के थोड़ी ना काउंट करोगे। भाई अगर आप बोलो सर वैलेंसी में शुड आई गो फॉर यूजिंग दिस पेयर, बिकॉज सम पीपल हैव सम काइंड ऑफ कंफ्यूजन, और मैं दावे के साथ कहता हूं, बट बच्चों जो लॉजिकल कंफ्यूजन आपके हैं वो मैं कंफ्यूजन दूर करते हुए चलता हूं। कई लोगों को ये मानना होता है वीडियो क्लास है तो कंफ्यूजन कैसे दूर होंगे, डाउट्स कैसे दूर होंगे, मैं बाकायदा दूर करके चलता हूँ, और 99% में सर्टेनिटी के साथ बोल सकता हूँ कि मैं अपने जो काम है उसमें सफल भी होता हूँ, क्योंकि पता है ये चीज़ें दिमाग में आती हैं, जिनके जो सोचेंगे उनके दिमाग में आएगी। कोई इलॉजिकल बात आप अलग हटकर सोच लेते हो तो फिर भैया मैं लॉजिकल बातें तो सोच पाता हूँ, इलॉजिकल बातें सोचने के लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए रहेगा। मैं फिर से अपनी बात पर आता हूँ बच्चों, यहाँ पर बोरान की वैलेंसी यहाँ पर 3 है, क्योंकि बोरान ने अपने तीनों इलेक्ट्रॉन्स यूज करे हैं। अगर आपके जहन में आता है कि सर शुड आई गो फॉर यूजिंग दीज इलेक्ट्रॉन्स, सो दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स दैट इज दिस पेयर इज नॉट ऑफ बोरॉन, दिस इज एक्चुअली ऑफ नाइट्रोजन। इफ यू आर थिंकिंग शुड आई गो फॉर नाइट्रोजन देन यू मस्ट बी यूजिंग फॉर दिस फ्लोरीन, नहीं, पर एटम खुद के कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज करता है उसे हम बोलते हैं वैलेंसी बच्चों, तो वो आएगा 4, और 4 से हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3। अदरवाइज अभी अगर आपने डायरेक्ट करा होगा तो शायद कुछ लोगों ने सीधा सीधा बोल दिया होगा sp3 और ये sp2। भाई अभी थोड़ी देर पहले आपने अमोनिया का देखा ही sp3 होता है, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन, थोड़ी देर पहले आपने BF3 में देखा ही बोरान का sp2 होता है। तो कई लोग झटके से बोल देते सर यहाँ पर sp3 आएगा सर, और सर यहाँ पर sp2 आएगा सर, थोड़ी देर पहले ही आपने बताया था सर, पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अमोनिया का मॉलिक्यूल आइसोलेटेड था, वहाँ पे BF3 का मॉलिक्यूल आइसोलेटेड था, बट आइसोलेटेड नहीं रहा बच्चों, अब यहाँ पर बॉन्ड बन चुका है, बॉन्ड बन चुका, और जब बॉन्ड बन चुका है बच्चों तो फिर आपको इसको भी काउंट करना चाहिए। और मैं बोल रहा हूं जब आपने स्केलेटन बना दिया और उसके बाद में आप ये फार्मूला लगाकर कर रहे हो तो आपका काम हो रहा है, कोई नहीं रोक सकता। मतलब फार्मूला मेथड लगाओ, ये मेथड लगाओ, एक ही बात है। पर ये थोड़ी सी मूर्खता नहीं कहलाएगी कि जब स्केलेटन बना ही दिया तो फिर फार्मूला लगा रहे हो? अगर स्केलेटन बना ही दिया है तो फिर फार्मूला लगाने की जरूरत क्या है? स्केलेटन तो अपने आप में सब कुछ बता देता है ना भैया। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? 4 बॉन्ड लगे खाट, हाइब्रिडाइजेशन 4 sp3, इधर 4 बॉन्ड बने खाट sp3। काहे को भैया ये फार्मूला लगाने में अपना अमूल्य समय वेस्ट कर रहे हो? सॉरी, वेस्ट मत करो भैया, इन्वेस्ट करो। मैं हमेशा कहता रहा हूँ और कहता रहूंगा। तो बात ये बच्चों कि अगर आपने ये स्केलेटन बना ही दिया, देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग फार्मूला, यू कैन गो। I do not say you cannot go, but why you are going in that way? This is sufficient enough, because this is telling you everything. Otherwise, after application of formula, again you will be able to know that hybridization of nitrogen is sp3, that of boron is sp3, and what about their geometry are tetrahedral. दोनों की geometry tetrahedral होगी। क्यों? Because there is no lone pair. There is no lone pair. What lone pair was present has been utilized in this coordinate bond. यहां भी मालूम पड़ रहा है कि ये 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है। मैंने आपको बताया ना जो ब्रैकेट वाला होता है, दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, वही होते हैं। तो आप वैसे भी कर सकते हो, बट मेरे ख्याल से स्केलेटन मेथड इज रिलेटिवली इजी। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, और किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं और शेप निकालते हैं हमने देखा बच्चों। हालांकि अभी हम लोग जो हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं बच्चों, वो बड़े बच्चों बिल्कुल नॉर्मल इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको देख रहे हैं। पर भविष्य में आप आगे चलेंगे, जब आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स वगैरह पढ़ेंगे, तो जैसे sp3d पढ़ते हैं वैसे ही बच्चों आप dsp3 भी पढ़ेंगे। जैसे आप sp3d पढ़ते हैं वैसे dsp3 भी पढ़ेंगे। जैसे आप sp3d2 पढ़ते हैं वैसे आप d2sp3 भी पढ़ेंगे। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम आगे चल के पढ़ेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ेंगे, वहां पर हम देखेंगे। और जैसी ज्योमेट्री इस sp3d की होती है बिल्कुल वैसी ही dsp3 की होती है। sp3d की ज्योमेट्री कैसी होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसकी ज्योमेट्री भी होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, दिस इज आल्सो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल।
वैसे ही ये ऑक्टाहेड्रल होती है, ये भी ऑक्टाहेड्रल होगी, आप पढ़ेंगे। अभी आप इनमें क्या है, जैसे डी ऑर्बिटल यूज करते हैं, तो यहाँ जो डी ऑर्बिटल यूज करते हैं आप sp3d2 या sp3d में, ये हम यूज करते हैं आउटर ऑर्बिटल के, इसीलिए इन्हें हम लोग आउटर ऑर्बिटल बोला करते हैं, बाहर वाले के। और इसमें जो डी यूज करते हैं वो अंदर वाले के यूज करते हैं। जैसे ये 4s है, 4p है, लेकिन उसके साथ में आपने यूज कर लिया 3d। यहाँ पर क्या 4s 4p, तो उसी के साथ 4d, 4 से मतलब फोर्थ ऑर्बिट, तो यहाँ आपने 4s यूज किया तो 4s के साथ में 4p 4d, जबकि यहाँ पर क्या आपने यूज किया 4s 4p और उसके साथ में क्या यूज कर लेंगे 3d। अंदर का ऑर्बिटल 4 आउटर है और 3 अंदर है। तो इस तरह के जो होते हैं बच्चों, उन्हें हम लोग कहा करते हैं इनर ऑर्बिटल। उन्हें हम लोग क्या कहा करते हैं बच्चों, इनर ऑर्बिटल। तो जो आउटर ऑर्बिटल है उसे इनर ऑर्बिटल भी पढ़ेंगे। और अभी तो हमने ऐसे ही हाइब्रिडाइजेशन देखें बच्चों जिनमें एस का यूज होता है। भविष्य में आपको, अगर आप केमिस्ट्री में ही आगे बढ़ते हैं अपनी आगे की स्टडीज में, तब आप देखेंगे बच्चों वहां पर आपको क्योंकि कई लोगों को ये मानना होता है कि हाइब्रिडाइजेशन मतलब एस तो चाहिए ही चाहिए। एस जरूरी नहीं है बच्चों, आपको कई सारे हाइब्रिडाइजेशन ऐसे भी मिल जाएंगे जिसमें एस का यूज ही नहीं होता, जैसे पीडी हाइब्रिडाइजेशन। बहुत सारे तरह के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। और अभी तो हमने ऐसी ज्योमेट्री देखी, हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी देखेंगे, डोडेकाहेड्रॉन या फिर आर्किमिडीज प्रिज्म, ऐसे कुछ हाइब्रिडाइजेशन आपको मिल जाएंगे, ऐसे कुछ अलग अलग शेप मिल जाएंगे आपको, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रीज मिल जाएंगी बच्चों। पर मैं नहीं समझता कि अभी उन सबकी जरूरत है। हालांकि आपके पैकेज में बच्चों एक टेबल मैं जरूर दूंगा जिसमें डिफरेंट डिफरेंट किस्म के हाइब्रिडाइजेशन और उसमें डिफरेंट डिफरेंट किस्म की शेप होंगी। सच तो जो पिछले लेक्चर में आपने टेबल पढ़ी वो तो मैं आपको ऑलरेडी पैकेज में मिल ही जाएगी आपको, लेकिन एक टेबल और मैं दूंगा आपको उसमें, जिसमें पीडी हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, या फिर वो जो मैंने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बताई जैसे डोडेकाहेड्रॉन है या आर्किमिडीज प्रिंसिपल है या कैप्ड ज्योमेट्री होती है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट। पर वो हम जिन एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं आज के दौर में, तो कम से कम उन किसी भी एग्जाम में उस तरह की ज्योमेट्री पर बेस्ड या उस तरह के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। अभी तो हमको बहुत सिंपल ही बनते हैं जो आप देख रहे हैं बच्चों। चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर मैं एक और उदाहरण आपको बताता हूँ, B2S6 डायबोरेन। B2S6 बच्चों, B2S6 जो है डायबोरेन। अब आपको यहाँ पर बोरान का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो यहाँ पर बोरान का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे बच्चों। एज सच अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा BS3 का कैसा होता था बच्चों, BS3 का कैसा होता था, BS3 का शेप अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा। BS3 में हाइब्रिडाइजेशन sp2 और इसमें जो ज्योमेट्री आती है वो कैसी आती है बच्चों, ट्राइगोनल। एक सेकेंड, इसमें जो ज्योमेट्री आती है बच्चों वो कैसी आती है, ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोण समतलीय ऐसी आती है। देखा था आप लोगों ने बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने। लेकिन जब B2S6 के बारे में बात करते हैं तो B2S6 जो है बच्चों, B2H6 जो है उसमें कुछ अलग किस्म की पिक्चर बनती है बच्चों। और कैसे पिक्चर बनती है मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। ये मैंने एक इस तरह का एक प्लेन लिया बच्चों, एक कागज का प्लेन ले लिया आपने, इस तरह का एक कागज का प्लेन ले लिया आपने, और इसमें बच्चों आपने एक बोरान का आइटम रखा और यहाँ पर आपने इसी में एक और बोरान का आइटम रखा, और इसी प्लेन में यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, इसी प्लेन में बच्चों यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, इस तरह से रख दिया आपने बच्चों। आपके पास में एक सिंगल प्लेन है, इस तरह का एक प्लेन है, ये कॉपी का प्लेन है, जैसे ये कॉपी का प्लेन है बच्चों। इसी में आपने 2 बोरान और 2 हाइड्रोजन रख दिए। अब एक हाइड्रोजन का जो एटम होता है बच्चों वो कहाँ रखा जाता है, एक हाइड्रोजन का जो एटम होता है बच्चों वो ऊपर रखा जाता है, इस कागज के प्लेन से बाहर की तरफ। एक हाइड्रोजन जो है बच्चों वो बाहर की तरफ रखा जाता है और एक हाइड्रोजन जो होता है बच्चों वो इस तरह से अंदर की तरफ रखा जाता है। होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ये कागज का प्लेन है। अब इसमें 2 बोरान के एटम्स रख दिए, मेरे ख्याल से थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। 2 बोरान के एटम रख दिए और उसी में 4 हाइड्रोजन के एटम रख दिए, और एक हाइड्रोजन इस प्लेन के ऊपर यहां रख दिया और एक हाइड्रोजन नीचे रख दिया, इस तरह से। इस तरह की इसमें ज्योमेट्री आती है बच्चों। और हाइब्रिडाइजेशन जो आता है बच्चों, दोनों बोरान का वो sp3 आता है, दोनों बोरान का जो हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों वो sp3 आता है। और जो शेप आती है बच्चों वो एक्चुअली यहाँ पर टेट्राहेड्रल आती है, टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फल की।
अभी अभी आपके जहन में ये आएगा कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक बोरान जो है वो या ये हाइड्रोजन दो दो बोरान के साथ में जुड़ जाए, क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है भाई, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, होता बिल्कुल आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल वही बात है। लेकिन यहाँ क्या होता है, ये हाइड्रोजन एक्चुअली यहाँ स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग होती है जिसे हम बोला करते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड, जिसे हम बोला करते हैं। ये जो बॉन्ड बना बच्चों, ये जो बॉन्ड बना इसे हम बोला करते हैं 3 सेंटर, 3 सेंटर है इसमें। ये जो बॉन्ड बन रहा है एक्चुअली ये कोई 2 एटम्स के बीच में नहीं बन रहा है, ये इन तीनों एटम्स के बीच में बन रहा है। जनरली बॉन्ड जब बनता है तो उसमें क्या होता है, 2 ही सेंटर होते हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई। टू मेक अ कोवैलेंट बॉन्ड 2 एटम्स जुड़ेंगे और 2 इसमें इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेशन होगा। लेकिन ये पर्टिकुलरली 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड बनता है बच्चों। जैसे ये हाइड्रोजन इस बोरान के साथ में यूज लगेगा तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस बोरान के साथ में यूज होगा, इस तरह से। और यहाँ एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग होती है बच्चों, जिससे हम लोग एक्चुअली कहा करते हैं बनाना बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बच्चों, ये एक बनाना की जैसे शेप बन जाती है। यहाँ पर जो शेप बनती है बच्चों वो कैसी शेप बनती है, दिस इज अ शेप बच्चों जिसे आप बनाना शेप कह सकते हैं। जैसे केला होता है थोड़ा सा बेंड होता है, बेंड बनाना मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे, तो उसकी जैसी इसकी ज्योमेट्री होती है बच्चों, जिसे हम बनाना बॉन्डिंग कहा करते हैं। तो यहाँ एक पर्टिकुलर टाइप की बॉन्डिंग होती है। आगे चल के आप लोग जब बोरान फैमिली पढ़ेंगे तो वो और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे हम लोग, ये एंगल लेंथ वगैरह के बारे में और थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे। बट बेसिकली यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ये जो बॉन्ड बनता है बीच में वो क्या होता है, उसमें सेंटर 3 है, 1 2 3, तो इलेक्ट्रॉन कितने यूज होने पे भाई 2। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो यूज हो रहे हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं बच्चों। ये जैसे इन दोनों के बीच में यूज हो गया एक, और यहाँ जो है बच्चों, या फिर यूं कहा जाए कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दीजिए। हम अभी इस बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ लगता है, बट एक जस्ट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों इस तरीके से एक बनाना ऊपर निकला रहता है और एक बनाना नीचे निकला रहता है। और इस तरीके से बच्चों जो ज्योमेट्री बनती है वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है। टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल बच्चों क्या होंगे, बॉन्ड एंगल यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट नहीं मिलेंगे, यहाँ कुछ और मिलेंगे। वो क्या मिलेंगे मैंने जैसे आपको पहले ही बोला, वो बोरान फैमिली में पढ़ेंगे। पर हाँ, यहाँ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है बच्चों, तो ये जरूर लिख लीजिएगा आप, ये चूंकि एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है बच्चों। और एक और बताता हूँ बच्चों मैं आपको, यहाँ पर नाइट्रीन HN, ये जो स्पीशीज आप देख रहे हैं बच्चों, दिस स्पीशीज इज नोन एज बच्चों नाइट्रीन। नाइट्रीन में सेंट्रल एटम कौन है बच्चों, नाइट्रोजन। अभी क्योंकि दोनों की संख्या एक एक है इसलिए आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा। अगर दोनों की संख्या एक ही होती तो आप खट से पहचान लेते, भाई एक की एक होती और एक की एक से ज़्यादा होती तो आप पहचान लेते कि हाँ ये सेंट्रल एटम है, ये नहीं है बादशाह। लेकिन यहाँ पर तो क्या भैया, हाइड्रोजन भी एक ही है, नाइट्रोजन भी एक ही है, थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रही लगा कौन सा सेंट्रल एटम है। तो सेंट्रल एटम यहाँ पर कौन है भैया, नाइट्रोजन। व्हाई इट इज सो, बिकॉज साइज ऑफ नाइट्रोजन इज बिगर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन सेंटर में रहेगा ना, उसके बाजू में कौन रहेगा भैया, हाइड्रोजन। नाइट्रोजन बड़ा है, हाइड्रोजन छोटा है, तो नाइट्रोजन की क्राउडिंग कौन करेगा बच्चों, हाइड्रोजन। अब यहां देखिए बच्चों, ये नाइट्रोजन एक पेयर ये आ गई, एक पेयर ये आ गई, और एक पेयर बच्चों ये आ गई, और यहां पर बच्चों ये एक हाइड्रोजन आ गया इस तरह से। अब यहां पर अगर आप देखें बच्चों तो हाउ मेनी पेयर्स इट हैज, 1 2 3 4। यहां पर एक जो है साहब सिग्मा बॉन्ड आया, और बच्चों यहां पर 3 लोन पेयर आई, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन आएगा 4, यानी कि sp3। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा बच्चों, sp3। आई रिपीट बच्चों, नाइट्रोजन के पास में 1 2 3 और एक 4 पेयर आ रही है, इसलिए sp3, और उसमें से एक सिग्मा बॉन्ड और बाकी सारी लोन पेयर। इसका जो शेप होगा, हालांकि हमने इस तरह का नहीं देखा था कि sp3 में अगर सर 3 लोन पेयर आ जाए तो क्या, वो एक उदाहरण आपके पास में आ गया। तो यहाँ पर बच्चों आपके पास में क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया है। और एज सच sp3 में जो ज्योमेट्री होती है बच्चों वो मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। sp3 में पिछले में भी हमने देखा, sp3 में जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, सेंटर में एटम है, और ये जो चारों एटम जो है बच्चों दे आर ओरिएंटेड टूवर्ड्स द वर्टाइसेस ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन। ये सारे के सारे बच्चों एक चतुष्फलक के शीर्षों की तरफ हैं, दे आर ओरिएंटेड टूवर्ड्स द वर्टाइसेस ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन।
और इस तरीके से जो ज्योमेट्री बन रही है साहब वो बनती टेट्राहेड्रन है, लेकिन यहाँ पर लीनियर बनेगी। और टेट्राहेड्रन के बारे में एक और छोटी सी बात मैं लगे हाथ तो आपको बता ही देता हूँ बच्चों, पर ये नाइट्रीन में जरूर लिख लीजिएगा किसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। और यहाँ ये जो बॉन्ड है बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस पर 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन्स का यूज हो रहा है, इसीलिए इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जिसकी शेप बनाना के जैसी होती है, इसलिए इसको बनाना बॉन्डिंग भी कहा जाता है। अब थोड़ा सा मैं एक बात आपको और बता रहा था, जो कि भैया जो हम बोलते हैं ना टेट्राहेड्रॉन, तो टेट्राहेड्रॉन में चारों जो होते हैं वो डिफरेंट वर्टाइसेस की तरफ होते हैं, 4 वर्टाइसेस होते हैं। अब यहाँ पर देखिए उसको, एक टेट्राहेड्रॉन को आप और कैसे समझ सकते हैं, ये एक क्यूब है आपको पता है। अब अगर मान लीजिए मैं एक यहाँ रख दूँ, एक यहाँ रख दूँ, एक यहाँ रख दूँ और एक यहाँ रख दूँ, तो ये जो चारों हैं बच्चों, दीज आर ओरिएंटेड टूवर्ड द वर्टाइसेस ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन। आप देखिए मैंने जो एटम्स रखे हैं, वो जो एटम्स रखे हैं बच्चों, मैंने एक एटम यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, आप देख लीजिए इसकी 6 फेस हैं। और जो एटम्स आ रहे हैं, कोई भी एटम देख लीजिए, वो फेसेस के अपोजिट कॉर्नर्स पर आ रही हैं। जैसे ये देखो, आप सामने वाली फेस देखो तो ये दोनों अपोजिट कॉर्नर पर है। अगर आप ये साइड वाली देखते हो तो ये दोनों अपोजिट कॉर्नर पे है। ऊपर वाली फेस पे देखते हो तो ये दोनों अपोजिट कॉर्नर पे है। पीछे वाली फेस पे देखते हो तो ये दोनों अपोजिट कॉर्नर पे है। और इधर वाली फेस पे देखते हो तो ये दोनों अपोजिट कॉर्नर पे है। आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। ये एक टेट्राहेड्रॉन जो है बच्चों, ये कुछ ऐसा ही होता है। कैसा होता है बच्चों कि इसमें एक एटम यहाँ गया, ये एक एटम इस तरफ गया, ये लीजिए मैं यहाँ पे से आके बताता हूँ बच्चों। एक एटम जो है वो किस तरफ गया, ये लीजिए, एक एटम जो है वो इस तरफ गया, जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है। एक सेकंड, ये कुछ इस तरह से रहेगा। यस, अभी आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा होगा एग्जैक्टली। हम जब बोलते हैं ना टेट्राहेड्रॉन है, तो टेट्राहेड्रॉन का जो मतलब है बच्चों, ये आगे चल के आप लोगों को जब सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे आप लोगों को, तो ये तमाम तरह की बातें और पढ़ने को मिलेंगी, केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलती हैं। आप टेट्राहेड्रॉन का मतलब क्या होता है बच्चों, आपने एक क्यूब के 4 कॉर्नर्स, ऐसा उसके 8 कॉर्नर्स होते हैं, पर आपने 4 कॉर्नर्स पे एटम्स रखे और ऐसे रखे कि हर किसी फेस के अपोजिट कॉर्नर्स पर आ रहे हैं। इस फेस में ऐसे अपोजिट है, ऊपर वाली फेस में ऐसे आए, इस वाली फेस में ऐसे अपोजिट है, इस वाली फेस में ऐसे अपोजिट है, इस वाली फेस में ऐसे अपोजिट है। आप देख सकते हैं। तो एक एटम जो है साहब, यहाँ पर देखिए, एक एटम जो है वो इधर की तरफ गया, एक एटम इस तरफ गया, एक एटम इधर गया, ये एक एटम इधर गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा बच्चों। एक एटम इस तरफ गया, जहां मेरा हाथ आपको दिखाई दे रहा है और ये बॉल आपको दिखाई दे रही है। एक इस तरफ आया, एक इस तरफ आया, और ये वाला एटम जो है बच्चों इस तरफ चला गया। तो इस तरह से भी एक्चुअली आप एक टेट्राहेड्रॉन को समझ सकते हैं, चतुष्फलक को समझ सकते हैं। आप चाहें तो बच्चों इसको बना सकते हैं। तो ये हमने देखा बच्चों। और भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हम लोग बच्चों शायद आप लोग जानते हो, मेरे ख्याल से ये एक कंपाउंड है बच्चों जिसे हम साइक्लिक कंपाउंड कहा करते हैं। साइक्लिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग ओपन साइक्लिक कंपाउंड पढ़ते हैं। और उसमें भी पर्टिकुलरली बच्चों यहाँ पर ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये है बेंजीन। शायद आपको पता हो, नहीं पता हो तो मैं भाई ऐसा तो मेरे ख्याल से पता होगा, पर जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं बच्चों, ये बेंजीन है। अब इसको अगर थोड़ा सा मैं डिटेल में जाकर समझूं तो एक्चुअली में होता क्या है, इसके हर किसी कॉर्नर पे ये बेंजीन है। इसको मैं और डिटेल में बनाता हूं, चलिए और डिटेल में बनाता हूं बच्चों। ये लीजिए, ये लीजिए और ये लीजिए। इसके हर किसी कॉर्नर पे बच्चों एक एक कार्बन है। हर किसी कॉर्नर पे एक एक कार्बन है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। 1 2 3, आप ध्यान दीजिए, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है बच्चों। कार्बन की वैलेंसी 4 थी, तो ये कार्बन की एक वैलेंसी इधर गई, 2 इधर गई। तो हर किसी कार्बन के साथ में बच्चों यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। हर किसी कार्बन के साथ में बच्चों एक एक क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। ये होती है बच्चों एक्चुअली। हम सिंपली उसको अगर लिखना चाहें, बेंजीन को अगर हम सिंपली लिखना चाहें तो बेंजीन को हम लोग ऐसे लिख देते हैं जैसे मैंने बनाया। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर दिया ताकि आपको स्पष्ट नजर आ जाए। वो बेंजीन है जिसको हम सिंपली इस तरह से ड्रॉ कर लिया करते हैं, दैट इज बेंजीन। और उसको हमने ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया। ये हो गया बच्चों, ये बेंजीन है। बना लीजिएगा जरूर इसको। अब अगर मैं क्या करता हूं बच्चों, इसमें जरा ध्यान दीजिएगा,
भाई कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहां पर 2 रही, ये 1 रही, बाकी चौथी वैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाइड हो रही है। जो कहानी मैंने एक कार्बन के लिए कही वही सारी कहानी छह कार्बन के लिए कह दी। ये तो बेंजीन हो गया, ये बना लिया होगा मेरे ख्याल से आपने, मैंने जैसा आपसे कहा। अब अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देता हूं, दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन निकाल देता हूं, तो उसके बनिस्पत या उससे पहले, 1 मिनट, उससे पहले आप यहां पर देखिए, ये जो है बच्चों हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। नाउ यू कैन सी, आप इसमें से किसी भी कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो बच्चों वो sp2 आएगा, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं बच्चों कार्बन कितने ग्रुप से जुड़ा है, अकॉर्डिंगली उसका हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड होता है। यहां कार्बन कितने ग्रुप से जुड़ा हुआ है, 1, 2 और 3। आपको कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालने की स्पेशल मेथड मैंने बताई आपको। कार्बन कितने ग्रुप से जुड़ा हुआ है, 1, 2 और 3। डबल बॉन्ड है लेकिन ग्रुप तो एक ही है ना। कार्बन 1, 2 और 3। इस कार्बन के बारे में बात करूं 1, 2 और 3, इस कार्बन के बारे में बात करूं 1, 2 और 3, इस कार्बन के बारे में बात करूं 1, 2 और 3। तो कार्बन, हर कोई कार्बन 3 ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन जो आ रहा है साहब sp2 आ रहा है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इज sp2। ये आ चुका बच्चों। हर किसी कार्बन का संकरण जो है साहब वो sp2 आ रहा है। अब यदि मैं इसमें से क्या करता हूं, ये मेरे ख्याल से हर किसी कार्बन का आ रहा, आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं इसमें से क्या करता हूं, ये बना लीजिएगा बच्चों, मैं फिर बोल रहा हूं, और नया डायग्राम बनाइए। अब यहां पर मैं अगर मान लो इसमें से कोई भी दो एडजेसेंट कार्बन के हाइड्रोजन, एडजेसेंट कार्बन की हाइड्रोजन को मैं निकाल देता हूं, तो उसके कारण इनमें क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। मैं ऐसा लिख देता हूं, चलिए ऐसा एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया भाई। कोई भी दो एडजेसेंट, मैं चाहूं यहां से, मैं चाहूं यहां से, मैं चाहूं यहां से, मैंने कोई भी दो एडजेसेंट से निकाल दिया, ये पिक्चर आएगी, आ गई। अब ये जो आपके पास में जो बना है बच्चों, इसे हम कहा करते हैं बेंजाइन। इसे आप क्या कहते होते हैं बच्चों, बेंजाइन। बेंजाइन, वो बेंजीन था लेकिन ये क्या, बेंजाइन। बहुत रिएक्टिव किस्म की स्पीशीज होती है बच्चों। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे चल के पढ़ेंगे बच्चों एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक सेकंड, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। आप लोग जानते हैं अलग अलग किस्म की रिएक्शंस होती हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं, एडिशन रिएक्शंस होती है। वैसे ये एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, जिन्हें हम शॉर्ट में ARSN लिखा करते हैं। हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे ये बेंजाइन। अब अगर बेंजाइन में मुझसे कोई इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो मैं एक झटके में बोलूंगा sp2। क्यों, आपको पता है, क्योंकि 3 स्पीशीज से जुड़ा हुआ है। आप ये वाला कार्बन, ये रहा, ये रहा, ये मेरे ख्याल से आपको सबको समझ में आ रहा होगा sp2। लेकिन इन दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा इन दोनों कार्बन का, वो आपसे पूछ लिया जाए तो नेचुरल सी बात है वो क्या होगा, sp। क्यों, क्योंकि आपको याद दिला दूं बच्चों, अगर कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है और एक तरफ सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, याद आया, कार्बन अगर 2 ग्रुप से जुड़ा है तो sp। उसमें 2 तरीके होते हैं, ऐसा भी होता है, एक तरीका ऐसा भी होता है, एक तरीका ऐसा भी होता है। तो आप अगर वैसा भी कर लेंगे, चलिए 1 मिनट के लिए, अगर मैं तमाम तरह की संभावनाओं को बता रहा हूँ। ये टेट्राहेड्रल इस तरह से भी बनाया जा सकता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। अभी ये भी तरीका दिमाग में आ सकता है, या किसी के जहन में आए कि सर ने बोला 2 एडजेसेंट से निकालो, 2 एडजेसेंट से निकालो। अभी यहाँ पर था, यहाँ पर था, यहाँ पर था, ऐसा था। अब सर ने बोला 2 एडजेसेंट से निकालो, तो सर आपने इन 2 से निकाला, इन 2 से नहीं निकालते, इन 2 से भी निकालते तब भी वही बात बनती, इन 2 से नहीं निकालते, इन 2 से निकालते तब भी वही बात बनती। पर सर मैं ऐसा कर दूं तो मैं इन 2 से निकाल दूं, शायद आपके दिमाग में आया हो कि सर आपने इन 2 से निकाला तो यहां ट्रिपल बॉन्ड आ गया, अगर मैंने इन 2 से निकाल दिया तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया। आ रही होगी बात दिमाग में आपके, शायद मैंने अगर इन 2 से निकाल दिया तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, इन 2 से निकाल दूंगा तो यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। शायद आपके जहन में ये बात आ रही होगी। लेकिन सर अगर मैंने इन 2 से निकाल दिया तो फिर ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। अरे अगर ऐसा भी हो जाए तब भी थोड़ा सा खोपड़ी लगाइए, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन का sp2, और इस कार्बन का भी sp2, और इस कार्बन का भी sp2। लेकिन इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। क्यों, क्योंकि कार्बन से अगर एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड, एक तरफ सिंगल बॉन्ड है तो भी sp, और कार्बन से अगर दोनों तरफ डबल बॉन्ड है तो भी क्या, sp।
होता है। कार्बन से एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड और एक तरफ सिंगल बॉन्ड तो भी sp, और कार्बन से अगर दोनों तरफ डबल बॉन्ड है तो भी क्या sp, तो भी तो sp sp आएगा। तो अगर मुझसे पूछ लिया जाए कि अगर बेंजीन में मैं दो एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन्स को निकाल दूं तो उन दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? व्हेन यू रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम टू एडजेसेंट कार्बन्स देन यू फॉर्म बेंजाइन। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? जिन दो एडजेसेंट से निकाला, अगर मैंने इन दो एडजेसेंट से निकाला तो ये दोनों sp हाइब्रिडाइज हो गए, और इन दोनों से निकाला तो भी sp हाइब्रिडाइज हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? हो गए भैया। लेकिन 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 बच्चों, मैं एक बहुत काम की बात बताऊं, ये sp नहीं होंगे, ये sp नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूं। sp हाइब्रिडाइजेशन ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है। अगर ऐसे हुआ तो भी आप sp बोलोगे, अगर ऐसे हुआ तो भी आप sp बोलोगे। लेकिन sp में आपको पता है बच्चों, जो शेप होती है वो लीनियर होती है, मतलब बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। और यहाँ 180 डिग्री कैसे आएगा? एक तरफ तो आप बोल रहे हो साइक्लिक है, मतलब वो मुड़ रहा है, बेंड हो रहा है। भाई यहां से यहां बेंड हुआ, यहां से यहां बेंड हुआ। अगर लीनियर है तो भाई sp है, तो फिर तो यहां पर जैसे ये कार्बन था तो उससे इधर डबल बॉन्ड निकलता, इधर डबल बॉन्ड निकलता, उसको मुड़ना चाहिए ही नहीं था। या फिर इधर ट्रिपल बॉन्ड है तो इधर ट्रिपल बॉन्ड आया तो यहां ऐसा सिंगल बॉन्ड ऐसा मुड़ के नहीं आना चाहिए था, सीधा आना चाहिए था। अगर दोनों तरफ डबल बॉन्ड है तो इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है, दोनों तरफ डबल बॉन्ड है, तो फिर डबल बॉन्ड ऐसा आना चाहिए था। वैसे इस कार्बन के लिए भी देखें तो इस कार्बन पे इधर भी डबल बॉन्ड और इधर भी डबल बॉन्ड, सीधा होना चाहिए था। फिर मुड़ा क्यों? मुड़ेगा, साइक्लिक है तो मुड़ना तय है, क्योंकि बैंड होना पड़ेगा उसको, भैया साइकिल बनानी है उसको, तो मुड़ना तय है। और अगर मैं sp लाता हूं तो फिर वो मुड़ेगा नहीं, लीनियर होगा। दोनों विपत्तियां मेरे सामने हैं, इधर खाई तो उधर कुआं। तो भैया मैं क्या करूं? मेरी ख्याल से आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये sp क्यों नहीं है। मैं उसको बहुत सिंपल सहज शब्दों में समझा रहा हूं कि अगर ये sp आ गया तो ये शेप जो है वो लीनियर आएगी, और साइक्लिक में लीनियर पॉसिबल नहीं है। अगर आप ट्रिपल बॉन्ड वाला भी लेते हो तो भी लीनियर आएगी, वो पॉसिबल नहीं है। मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग। एक्चुअली में बच्चों, व्हेन यू रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम एनी टू एडजेसेंट कार्बन्स, तो बच्चों वहां पर शेप लीनियर नहीं आती, वो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp नहीं आता। वहां एक्चुअली क्या होगा, अगर आपने हाइड्रोजन्स निकाल भी दी, मतलब जिसको आप बोलते हैं आपने बेंजाइन बना दिया, एज सच बाकी सब तो sp2 होते हैं, लेकिन ये वाले भी जो होंगे बच्चों वो sp2 ही होंगे, ये भी sp2 ही रहेंगे। और sp2 में इनमें क्या होगा बच्चों, इन दोनों में एक स्पेशल टाइप की साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाएगी। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं ना, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो यहाँ पर साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेंगे। आपको पता है बच्चों, हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लिम्ब बड़ी और दूसरी लिम्ब हम लोग छोटी बनाया करते हैं, तो ये sp2 ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि दिमाग में आता है यार ट्रिपल बॉन्ड है मतलब sp आएगा, नहीं आएगा, sp2 ही होगा। और उनमें एक्चुअली साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाएगी। हालांकि थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसमें पाई बॉन्ड नहीं बना करते, साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं हुआ करती। मतलब उसका मतलब यही हो गया, बट यू कैन से दिस इज एन एक्सेप्शन इन विच side wise overlapping is taking place. So my dear student, you need to remember, when you remove hydrogen from any two adjacent carbons, maybe here, maybe from anywhere, the hybridization of carbon will remain unaffected। और उन दोनों हाइड्रोजन्स के निकल जाने के फलस्वरूप वहां पर जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल था, क्योंकि इस कार्बन के पास में 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, इस कार्बन के पास में 3 sp2 थे, एक ये रहा और एक हाइड्रोजन के साथ था। भाई फिर से बहुत देखिए, हाइब्रिडाइजेशन एक इतनी महत्वपूर्ण संकल्पना है, इतनी बड़ी संकल्पना है, जिसको मैं अगर चाहूँ तो बहुत और भी स्ट्रेच करके बात कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर कार्बन के पास में बच्चों यहाँ पर 3 sp2 थे, एक, या ये देखिए कार्बन के पास में 3 sp2 थे, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये एक sp2, ये दूसरा sp2, ये तीसरा sp2, ये 3 sp2 हैं। और इन तीनों के परपेंडिकुलर बच्चों एक p ऑर्बिटल होता है, इन तीनों के परपेंडिकुलर। आपको ध्यान हो, जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था तो 3 आर ओरिएंटेड टूवर्ड्स द वर्टाइसेस ऑफ ए ट्रायंगल प्लेनर,
और चौथा जो होता है वो इनके परपेंडिकुलर होता है। फिर यहाँ पर ये आपस में जुड़ जाते हैं, है ना। अब ये इनमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, तभी तो ये पाई बॉन्ड बनता है। आपको मैंने आपको कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया यार, मीथेन का, C2H4 का, C2H2 का, याद हो आपको बच्चों कैसे हाइब्रिडाइज, और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन तो स्पेशली मैंने आपको पढ़ाया है। तो एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, व्हेन यू रिमूव हाइड्रोजन, तो वो जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रहते हैं, वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ में साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेते हैं। सो हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का चेंज नहीं होता बच्चों, वो sp2 ही होता है। बस दैट इज एन एक्सेप्शनल केस इन विच हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ओवरलैपिंग ईच अदर लैटरली और साइड वाइज। काम की बात है बच्चों, चूंकि देखिए जो एक्सेप्शंस होते हैं या जो रेयरली नोन बातें होती है जनरली परीक्षाओं में वो पूछ ली जाती हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार नहीं तो हमारे ध्यान में आता है कि यहाँ पर sp हो जाएगा, लेकिन sp नहीं होगा बच्चों। साइक्लिक में तो कभी sp हो ही नहीं सकता, क्योंकि sp में लीनियर, और लीनियर मतलब मुड़ेगा ही नहीं, जबकि साइक्लिक में तो मुड़ना तय बात है बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन जो है बच्चों को कैसा क्या आ रहा है। ऐसे हम लोग और भी कई सारी रिएक्टिव स्पीशीज ले सकते हैं बच्चों। जैसे मैं एक बताता हूं आपको, यहां पर CS3 डॉट, यदि बच्चों मैं CS3 डॉट के बारे में आपको बताऊं, ये मिथाइल, अभी आपने मिथाइल प्लस देखा था, मिथाइल माइनस देखा था, एक मिथाइल प्लस देखा, एक मिथाइल माइनस देखा, एक मिथाइल फ्री रेडिकल है बच्चों। ये इसे हम क्या बोला करते हैं, मैं इसका नाम लिखे देता हूं, दिस इज मिथाइल फ्री रेडिकल। ये मिथाइल फ्री रेडिकल है बच्चों। अब मिथाइल फ्री रेडिकल में क्या पंगा आता है बच्चों, यहां पर इसमें हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखें तो अब इसको आप फार्मूला मेथड से करने जाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन लुईस डॉट स्ट्रक्चर करिए, फटाफट बन जाएगा। अब यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर 3 तो सिग्मा बॉन्ड्स हैं, एंड इज देयर एनी लोन पेयर, इज देयर एनी लोन पेयर, नो। 3 सिग्मा बॉन्ड है, ये एक इलेक्ट्रॉन है विच इज अनपेयर्ड, विच हैज नॉट बीन यूटिलाइज्ड। सो 3 सिग्मा बॉन्ड से बच्चों, इसलिए इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो sp2 आएगा। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर, 1 2 3, कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए भाई, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, और लोन पेयर नहीं है बच्चों, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, sp2 शेप, sp2 इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये कौन सा केस था बच्चों, ये था CS3 डॉट, यानी कि मिथाइल फ्री रेडिकल। ये जरूर आप लोग लिख लीजिएगा बच्चों। रिएक्टिव स्पीशीज बच्चों जो है हमारे पास में ऐसी कई सारी होती हैं और भी, जैसे कार्बिन, मैं आपको बताता हूं बच्चों। कार्बिन, कार्बिन क्या होता है, यहां पर देखिएगा, ये कार्बिन है बच्चों, दिस इज कार्बिन। और उसमें भी ये कौन सी कार्बिन है बच्चों, दिस इज सिंगलेट कार्बिन। व्हाट टाइप ऑफ कार्बिन इट इज सिंगलेट कार्बिन बच्चों। इसमें सिंगलेट कार्बिन में क्या होता है, जैसे यहां पर क्या पिक्चर बन के आती है मैं आपको बताता हूं। इस केस में कार्बन, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिनिंग है वो अपोजिट डायरेक्शन में, इन दोनों की स्पिनिंग जो है बच्चों वो कैसी है, अपोजिट डायरेक्शंस में, विपरीत दिशाओं में। एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसा है। तो यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन आता है बच्चों वो कैसा आता है, मैं बताता हूं आपको। ये कुछ ऐसी पिक्चर बनकर आएगी इस तरह से, मतलब एक पेयर आ गई, एक लोन पेयर आ गई, और यहाँ जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आएगा बच्चों, 2 तो सिग्मा बॉन्ड आएंगे और एक लोन पेयर आएगा, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन आएगा बच्चों इसमें sp2, और एक लोन पेयर आ रही है, इसलिए इसकी जो शेप आएगी बच्चों वो V शेप होगी। मैं इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं तो बच्चों ये कार्बन का 2s और ये 2p, ये लीजिए। यहां पर क्या होता है बच्चों, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन वैसे आपको पता है 2s to 2p2 होता है। अब यहां जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है वो कैसा आ रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है। एक सेकंड, ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है बच्चों, sp2 आ रहा है। ये कार्बन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स ये रहे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रहे। अब ये जो पेयर आप देख रहे हैं ना, ये जो पेयर आप देख रहे हैं, ये वाली, ये जो पेयर आपको नजर आ रही है बच्चों, वो ये पेयर ये वाली है। ये पेयर बच्चों ये रही, ये रही, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं जो हाइड्रोजन्स के साथ में यूज हुए हैं, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन तो ये रहा और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ये रहा, इस तरह से।
और फिर इनके साथ में हाइड्रोजन्स आकर शेयरिंग कर लेंगे, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का आ जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा हाइड्रोजन का आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों यहां पर बनती है। दिस इज नोन एज सिंगलेट कार्बिन। इसे कौन सी कार्बिन नाम देते हो आप लोग? सिंगलेट कार्बिन नाम देते हो बच्चों। सिंगलेट कार्बिन में कैसी पिक्चर बनकर आ रही है भाई, यहां पर कार्बन के पास में दो तो उसने बॉन्ड बनाए और दो इलेक्ट्रॉन्स उसके पास बच गए, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं बच्चों, इन दोनों की स्पिनिंग जो है वो विपरीत दिशाओं में है। दोनों की स्पिनिंग विपरीत दिशाओं में, एज यू कैन सी, इस तरह से। तो भाई ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे। अब ये देखिए दोनों की ये पेयर जो थी वो ये रही, एक का क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरा क्लॉकवाइज। इस तरीके से sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनता है। और शेप जो आता है बच्चों वो कैसा आएगा? वी शेप। क्यों आ रहा है वी शेप? क्योंकि एक पेयर आ रही है बच्चों। तो ये कार्बिन थी बच्चों, और कौन सी कार्बिन थी? सिंगलेट कार्बिन। अब हमारे पास में बच्चों इसी तरीके से जो है एक और कार्बिन होती है, ट्रिपलेट कार्बिन। कौन सी? ट्रिपलेट कार्बिन। और ट्रिपलेट कार्बिन में भी पिक्चर यही बनती है बच्चों। कार्बन दो हाइड्रोजन्स के साथ में जुड़ता है और दो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आते हैं ये, लेकिन यहां अंतर ये होता है बच्चों कि ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन दोनों की जो स्पिनिंग है वो सेम डायरेक्शन में है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिनिंग सेम डायरेक्शन में है। और यहां पर पिक्चर कैसी बनती है मैं आपको बताता हूं। ये और ये, यहां पर एक ये रहा, एक ये रहा, और ये यहाँ पर बच्चों कैसे सिचुएशन बनेगी? ये एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर बच्चों, यहाँ दो तो हाइड्रोजन्स थे और दो इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन यहाँ पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपको जो नजर आ रहे हैं, यहाँ पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं बच्चों, उन दोनों ही इलेक्ट्रॉनों की स्पिनिंग सेम डायरेक्शन में है। और यहाँ कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बताएगा बच्चों? कार्बन यहाँ पर बताएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, कार्बन के साथ में बच्चों दो हाइड्रोजन जुड़ गए, ये लीजिए। और जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं, जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं, उन दोनों की स्पिनिंग जो है साहब सेम डायरेक्शन में है। अब क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसको और एनालाइज कीजिए। कार्बन ने दो तो हाइड्रोजन, भाई कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का इधर यूज कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर यूज कर लिया, ये रहा। भाई कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैं ब्लू सर्कल से डिनोट कर देता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्योंकि यही ऐसी चीजें हैं जो अच्छे लेवल की एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं। कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को मैंने ब्लू डॉट से रिप्रेजेंट किया, तो ये भाई ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन था, इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ गया? एक सेकेंड। इस कार्बन का जो ये वाला इलेक्ट्रॉन था बच्चों, वो ये रहा, और उसने हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ में बॉन्डिंग बनाई, वो इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे ही अगर मैं बात करूं इस कार्बन की, तो इस कार्बन का भी ये जो इलेक्ट्रॉन था, इस कार्बन का भी ये जो इलेक्ट्रॉन था वो ये रहा, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैंने इससे रिप्रेजेंट कर दिया। और ये जो बाकी दो इलेक्ट्रॉन्स है विच हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड इन बॉन्डिंग, अभी जिन इलेक्ट्रॉन्स को आपने बॉन्डिंग में यूज नहीं किया है, व्हाट इलेक्ट्रॉन्स यू हैव नॉट यूटिलाइज्ड इन बॉन्डिंग, वो ये दोनों, वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं बच्चों वो ये रहे। ये एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और एक इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों ये रहा। इस तरह से आपने ये लिख दिए, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा बच्चों। ये जो स्पीशीज थी आपके पास में, ये कौन सी स्पीशीज थी बच्चों? कार्बिन ही थी, लेकिन ये ट्रिपलेट कार्बिन थी। ट्रिपलेट कार्बिन में क्या होता है बच्चों, जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में यूज नहीं हुए हैं, उन दोनों की स्पिनिंग सेम डायरेक्शन में होती है। सिंगलेट कार्बिन में दोनों इलेक्ट्रॉन्स जिनकी यूज नहीं किया वो सेम स्पिनिंग अपोजिट डायरेक्शन में होती है, मतलब वो पेयर के रूप में पड़ी है। इस तरह से जो अनपेयर थे उनको आपने बॉन्ड में यूज कर लिया, लेकिन जो पेयर थे उनको आपने यूज नहीं किया। और ट्रिपलेट कार्बिन को आप यूं समझिए कि आपने एक इलेक्ट्रॉन 2s का एक्साइट करके 2p में भेज दिया और उसके बाद में आपको ये पिक्चर मिल गई। होप ये सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहे होंगे। हम लोग टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं बच्चों, और हम यहाँ पर देखते हैं एक ऐसी स्पीशीज बच्चों जिसमें रेडिकल भी है और बच्चों आयन भी है, CH2
प्लस, लेकिन रेडिकल भी है। और इसमें किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा, किस तरह की शेप या ज्योमेट्री आएगी, चलिए अभी उस बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग बच्चों देखें यहाँ पर CH2 प्लस, तो यहाँ बच्चों कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया और बचा एक, और इस पर बच्चों यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी आ गया। तो इस तरीके से ये आपके पास में क्या आ गया बच्चों, CH2 प्लस। अब यहाँ पर क्या पिक्चर बनकर आ रही है बच्चों, हेयर यू कैन सी हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर बच्चों, यहाँ पर कुल मिलाकर 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड्स है बच्चों। और यहाँ पर साथ में बच्चों एक भी लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर यहाँ पर नहीं है, और लोन पेयर यहाँ पर नहीं होने के कारण बच्चों यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, और इसीलिए जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा। इसको थोड़ा सा और अगर डिटेल में हम समझना चाहें तो हम यूँ समझ सकते हैं कि कार्बन से जो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो ये रहेंगे बच्चों, ये कार्बन का एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये कार्बन का दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये जो इलेक्ट्रॉन बच्चों जो बॉन्डिंग में यूज नहीं हुआ, एक्चुअली यहाँ पे कार्बन का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखें, सॉरी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है बच्चों वो कुछ इस तरह का होता है। अब प्लस चार्ज आ जाने के कारण बच्चों आपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा दिया, भाई प्लस चार्ज आ गया ना, तो एक इलेक्ट्रॉन आपने हटा दिया, और फिर आप एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके यहाँ से यहाँ भेज देंगे, ये पिक्चर आ जाएगी बच्चों। और इस केस में कार्बन ने कौन सा हाइब्रिडाइजेशन किया बच्चों, कार्बन ने हाइब्रिडाइजेशन किया है sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन बच्चों। ये कार्बन के 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, और एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर यूज में नहीं आया है, दैट इलेक्ट्रॉन विच हैज नॉट बीन यूटिलाइज्ड इन बॉन्डिंग एट, वो क्या करेगा बच्चों, वो इनके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा कुछ इस तरह से, वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, जो इलेक्ट्रॉन आपने बॉन्डिंग में यूज नहीं किया है वो ये रहा। आई रिपीट, कार्बन से 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकल गए, कार्बन से 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल निकल गए, और जिस इलेक्ट्रॉन को आपने अभी तक बॉन्डिंग में यूज नहीं किया है वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और इन 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से बच्चों हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, ये लीजिए, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। इस तरह का कुछ पिक्चर बनेगी बच्चों। और शेप जो बनेगा नेचुरल सी बात है बच्चों, इस केस में जो शेप बनेगा वो कैसा बनेगा, लीनियर। ऐसे ही अगर मैं इसको भी समझना चाहूँ बच्चों, ये जो अभी हमने थोड़ी देर पहले मिथाइल फ्री रेडिकल देखा था, उसमें हमने कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या देखा था बच्चों, sp2। मैं इसे थोड़ा सा अगर डिटेल में समझाऊं, मेरे ख्याल से ये कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन आप लोगों को समझ में आया होगा। और यदि हम यहाँ पर ही देखें बच्चों, तो यहाँ पर कार्बन जो है, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कुछ इस तरह से चला जाता है, ये पिक्चर बनती है। मैं किसके लिए बता रहा हूँ बच्चों, CH3 डॉट को थोड़ा सा और अगर हम ज़्यादा एनालाइज करें, तो यहाँ पर जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो शेप बनता है बच्चों वो आपको पता है ट्राइगोनल प्लेनर बनता है। ट्राइगोनल प्लेनर, ये कार्बन है, ये कार्बन का एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये कार्बन का दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये कार्बन का तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये इलेक्ट्रॉन जो आपने बॉन्डिंग में यूज नहीं किया है वो इनके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा बच्चों, वो इनके प्लेन के परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से। बच्चों ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री बनाएंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन आपने अभी भी यूज नहीं करा वो इनके प्लेन के परपेंडिकुलर है, वो इनके तल के लंबवत है बच्चों, इस तरह से, इट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। और ठीक साहब, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ बॉन्डिंग में यूज नहीं हुआ है वो कुछ इस तरह से हो गया। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। और इसीलिए इसकी जो शेप बनेगी बच्चों वो कैसी बनेगी, इट्स शेप विल बी ट्राइगोनल प्लेनर, यानी कि त्रिकोण समतलाकार इसकी आकृति ज्यामिति रहेगी बच्चों। और ट्रायंगुलर प्लेनर तो इसकी ज्योमेट्री हो गई। और ये जो इलेक्ट्रॉन p वाला आपने एक यूज नहीं लिया है बच्चों वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, एक मुझसे मुझे गलती कर दी बच्चों, मैंने ट्रिपलेट कार्बिन के बारे में अगर मैं बात करूं तो ट्रिपलेट कार्बिन में दोनों इलेक्ट्रॉन्स सेम स्पिनिंग में होते हैं, वो तो है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन मैंने गलत लिख दिया बच्चों, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहूंगा। हाइब्रिडाइजेशन यहां पर जो आ रहा है वो आ रहा है बच्चों sp हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, इस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है बच्चों वो sp आ रहा है, sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा, एक ये बच्चों। यहां पर भी आप समझ सकते हैं, जैसे आप यहां पर 3 हाइड्रोजन आपने जोड़े, 3 हाइड्रोजन जोड़े, ये लीजिए 3 हाइड्रोजन आपने जोड़ दिए, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है, चलिए मैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों ये डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ब्लू डॉट से।
तो वो ब्लू डॉट एक इसमें आ जाएगा, एक इसमें आ जाएगा, एक इसमें आ जाएगा, और इस तरीके से sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अगर देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये बच्चों हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, या हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब वही पिक्चर मैंने जो है बच्चों थोड़ी सी यहाँ पे गलती की थी, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहूंगा, और आपसे अनुरोध है कि मुझे बड़ा भाई समझकर मुझे माफ कर दीजिएगा बच्चों। यहाँ पर कार्बन जो है, बाकी सब कुछ हमने सही करा है कि भैया ये दो इलेक्ट्रॉन जो थे वो ये रहे, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे बच्चों वो ये रहे, ये जो दो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग करी वो ये रही, और ये जो दो ब्लू कलर के डॉट है बच्चों वो ये रहे। लेकिन गलती क्या हो गई बच्चों, ये एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन हमने जो लिखा वो sp आएगा, कार्बन जो है बच्चों, कार्बन का एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा, कार्बन का दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा, कार्बन के दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, एंड ये दो जो यूज में नहीं आए, मे बी py pz या px py, ऑब्वियस सी बात है बच्चों वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर रहेंगे, एक ऐसा रहेगा और एक भैया मान लीजिए y एक्सिस की डायरेक्शन में है, और एक जो है साहब वो z एक्सिस की डायरेक्शन में। तो ऐसी पिक्चर बनेगी, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आई होगी। तो ट्रिपलेट कार्बिन में हमको कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके बाहर भेजना पड़ा, ये तो आप समझ ही चुके हैं बच्चों। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में यूज नहीं, जो हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं हुए, बॉन्डिंग में भी नहीं हुआ ऑफ कोर्स, जो हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं हुआ बच्चों, वो इसके परपेंडिकुलर होंगे। एक होगा इसमें से y एक्सिस के लॉन्ग, एक होगा z एक्सिस के लॉन्ग, मतलब दोनों म्यूचुअली इसके परपेंडिकुलर होंगे। और यहाँ पर इनसे जाकर कौन जुड़ जाएगा साहब, इनसे जाकर यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इनसे आके एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को जैसा कि हमने यहाँ पर ब्लू डॉट से रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरीके से बच्चों कहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, होप आपको ये बात समझ में आई होगी। हम लोग और इसको पढ़ा सकते हैं बच्चों। देखिए हाइब्रिडाइजेशन कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं बच्चों। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बच्चों इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। हालांकि हम लोग जो ये उदाहरण देख रहे हैं, हमने कार्बिन देखा बच्चों, सिंगलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन, इनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों आप लोग आगे चल के यूज़ देखेंगे। और बता सकता हूँ मैं, चलिए आपको एक उदाहरण के तौर पर बच्चों IF। अब IF में सेंट्रल एटम कौन होता है बच्चों, दोनों एक एक है भाई। एक अगर एक ज़्यादा होता एक कम होता तो हम समझ सकते थे कि हाँ जो कम है वो सेंट्रल एटम है। लेकिन जैसे थोड़ी देर पहले आपको नाइट्रीन का उदाहरण बताया, बिल्कुल वैसे ही ये आयोडीन, और आयोडीन से बच्चों यहाँ पर एक फ्लोरीन जुड़ जाएगा। और आयोडीन और फ्लोरीन में बड़ा कौन है बच्चों, आयोडीन बड़ा है। चूंकि आयोडीन बड़ा है और फ्लोरीन छोटा है, इसीलिए आयोडीन यहाँ पर सेंट्रल एटम हो जाएगा, और फ्लोरीन जो है बच्चों वो यहाँ पर सराउंडिंग एटम हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, एक तो सिग्मा बॉन्ड है और 3 यहाँ पर लोन पेयर है, मतलब कुल मिलाकर 4, और 4 मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बच्चों, sp3। और चूंकि एक ही बॉन्ड आ रहा है बच्चों यहाँ पर, इसलिए, और वैसे भी सीधी सीधी बात है यार, 2 एटम्स हैं तो उनसे मिलने वाला जो शेप होगा बच्चों वो लीनियर होगा। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। तो यहाँ हमने कुछ एक ऐसे उदाहरण देखे हैं बच्चों जो कि थोड़े से विचित्र किस्म के होते हैं। और एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूँ बच्चों, जरा यहाँ पर पहले देखिएगा आप। हम यहाँ मैं आपको बताऊँ बच्चों, ये NH3 का शेप कैसा होता है बच्चों, आप जानते हो NH3 का जो शेप होता है वो पिरामिडल होता है। NH3 का शेप पिरामिडल होता है। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp3 होता है, और क्यों होता है वो आपको पता है। अब मैं लगे हाथों इसी से रिलेटेड एक काम की बात बताता हूँ बच्चों आपको। यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ में 3 हाइड्रोजन्स जुड़ी थी, 3 हाइड्रोजन्स वर अटैच्ड टू नाइट्रोजन। अब बच्चों यदि अगर आप इन तीनों हाइड्रोजन्स को मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दो, इफ यू रिप्लेस 3 हाइड्रोजन्स बाय मिथाइल ग्रुप, देन व्हाट वी गेट बच्चों ट्राई मिथाइल अमीन। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बच्चों ट्राई मिथाइल अमीन। ट्राई मिथाइल अमीन होगा। और यहाँ पर बच्चों एक मिथाइल ग्रुप ये रहा, एक मिथाइल ग्रुप ये रहा, और तीसरा मिथाइल ग्रुप बच्चों ये रहा। यहाँ पर ये 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं बच्चों, और ये एक पेयर है। बिल्कुल वैसे का वैसे ही यहाँ पर जैसा अमोनिया था बच्चों, आपने all 3 hydrogens of ammonia you have replaced by 3 hydrogen by 3 methyl group। और वही घिसी पिटी सी बात है बच्चों, यहाँ पर भी नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन जो है बच्चों वो sp3 आएगा। sp3 आएगा, और sp3 होने पर एक लोन पर आने के कारण इसका जो शेप होगा बच्चों वो कैसा होगा, पिरामिडी आकृति होगी बच्चों, कुछ ऐसी ज्योमेट्री होगी जैसे अमोनिया की होती, वैसी की वैसी ही बच्चों यहाँ पर भी होगी। लेकिन
मैं इसका एक और डेरिवेटिव बताता हूं, ये होप आप लोगों ने बना लिया होगा, अगर नहीं बनाया बच्चों तो कॉपी कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है। आपकी कॉपी में सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए और आपके भेजे में भी सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए बच्चों। मैं आपको बताऊं, नाउ इफ आई रिप्लेस ऑल दीज 3 हाइड्रोजन्स बाय सिलिकॉन डेरिवेटिव। अभी आपने क्या लिया था बच्चों, मिथाइल ग्रुप लिया था, लेकिन अभी मैं मिथाइल की जगह बच्चों सिलाइल लेता हूं। व्हाट इज दिस? दिस इज ट्राई सिलाइल अमीन। इसका नाम क्या होगा? जैसे वो ट्राई मिथाइल अमीन था वैसे ये ट्राई सिलाइल अमीन है। अब यहां पर क्या होगा बच्चों, अगेन आई हैव रिप्लेस्ड ऑल 3 हाइड्रोजन्स बाय सिलाइल ग्रुप। मैं यहां पर 3 सिलाइल ग्रुप लेता हूं बच्चों, एक SiS3 मैंने ये लिया, एक SiS3 मैंने ये लिया और एक SiH3 मैंने ये लिया। ये लीजिए साहब, एक SiS3 ग्रुप ये रहा, एक SiS3 ये रहा, एक SiS3 हो रहा। अब लाजमी बच्चों यहां पर अगर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन अगर कोई मुझसे पूछे तो वो क्या होगा? sp3 होगा, स्वाभाविक बात है। यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों वो sp3 होगा। और शेप क्या होगा बच्चों? बिल्कुल स्वाभाविक बात है, बिल्कुल वैसे ही भाई जैसे आपने हाइड्रोजन को हटाकर मिथाइल ग्रुप लगाया तो हाइब्रिडाइजेशन वही रहा, शेप पिरामिडल था, वैसा ही था, बिल्कुल वैसा का वैसा रहेगा। लेकिन जब प्रायोगिक रूप से देखा गया बच्चों तो फिर ये नहीं मिला। हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 मिला नाइट्रोजन का, पर शेप पिरामिडल नहीं मिला बच्चों। इसका जो शेप मिलता है बच्चों वो अलग किस्म का मिलता है, और कैसा अलग किस्म का मिलता है वो मैं आपको बताता हूं। पहले ये जो भी कुछ लिखा बच्चों ये जरूर लिख लीजिएगा। एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, आपको पता है कि सिलिकॉन के पास में बच्चों 3D ऑर्बिटल होता है। 3D ऑर्बिटल है बच्चों जो कि एम्प्टी पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। इसमें जो 3D ऑर्बिटल है बच्चों वो एम्प्टी रहता है, वो खाली रहता है। और वो जो 3D ऑर्बिटल होता है बच्चों वो इन लोन पेयर, ये जो लोन पेयर है इस लोन पेयर के साथ में बच्चों बॉन्डिंग कर लेता है। मैं कुछ बनाने का प्रयास करता हूं बच्चों। यहां पर ये नाइट्रोजन, ये सिलिकॉन। अब सिलिकॉन के पास में बच्चों यहां पर d ऑर्बिटल है जो कि एम्प्टी पड़ा हुआ है, डबल डम्बल शेप होती है, आपको उसकी पता है बच्चों आपको। तो ये SiS3 में, अब ये जो लोन पेयर है बच्चों वो लोन पेयर क्या करती है, जैसे यहां पर एक और लेते हैं, चलिए हम लोग यहां पर SiS3 का ही एक और मॉलिक्यूल SiS3। अब हुआ क्या साहब, इसकी जो शेप है वो डम्बल शेप है। डमरू की आकृति की इसकी आकृति होती है। तो अब ये क्या करती है बच्चों, ये जो लोन पेयर है वो लोन पेयर इसके साथ में साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेती है। वो लोन पेयर बच्चों इसके साथ में साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेती है। और इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है बच्चों, इस बॉन्डिंग को हम लोग नाम दिया करते हैं बच्चों बैक बॉन्डिंग। कैसी बॉन्डिंग नाम देते होते हैं? बैक बॉन्डिंग। थोड़ी सी विचित्र किस्म की होती है, आगे भी चल के आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी जरूरत बार बार पड़ती रहेगी बच्चों। देखिए एज सच sp3 हाइब्रिडाइजेशन में शेप कैसा है? टेट्राहेड्रल। अब आपने क्या कर दिया, एक बॉन्ड हटाकर उसकी जगह आपने क्या रख दिया, एक लोन पेयर। लोन पेयर रख दी तो शेप आपको नजर आ रहा है बच्चों। व्हाट इज दिस ज्योमेट्री? दिस ज्योमेट्री इज पिरामिडल, क्योंकि एक बॉन्ड ऐसे अंदर गया, फिर एक बॉन्ड अंदर गया और एक बॉन्ड अंदर गया। लेकिन अब यहाँ पर ये जो सिलिकॉन का एटम है इट डज हैव एन एम्प्टी d ऑर्बिटल। उसके पास में एक एम्प्टी d ऑर्बिटल होता है जो इसके लोन पेयर के साथ में शेयरिंग करता है और जिससे ये बॉन्ड खिंचकर ऐसा हो जाता है। वैसे ही ये भी ऐसा हो जाता है और वैसे ही ये भी ऐसा हो जाता है। और इस तरीके से जो शेप मिलती है बच्चों, वो शेप आपको मिलनी क्या चाहिए थी? पिरामिडल। पर आपको इस केस में पिरामिडल नहीं मिलती। इसका जो एम्प्टी d ऑर्बिटल है, जो वैकेंट d ऑर्बिटल है, वो वैकेंट d ऑर्बिटल इसके लोन पेयर के साथ में बच्चों बैक बॉन्डिंग कर लेता है। पीछे की तरफ से यूं कहा जाए कि बॉन्डिंग कर लेता है, उसको हिंदी मतलब तो उसका यही होगा। और इससे इसकी जो शेप है बच्चों वो पिरामिडल नहीं मिलती बच्चों, वो शेप आपको मिलती है ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोण समतलीय। एज सच sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं कि हमको जो शेप मिलेगी वो ट्राइगोनल प्लेनर मिलेगी। वाई? बिकॉज अगर एक भी है लोन पेयर नहीं है तो टेट्राहेड्रल, अगर एक लोन पेयर है तो पिरामिडल, 2 लोन पेयर है तो वी शेप, और 3 लोन पेयर आ जाती हैं। आपने ऐसे भी केसेस देखे जब 3 लोन पेयर आ गई तो फिर लीनियर ज्योमेट्री मिली, IF वगैरह वगैरह आपने देखा। बट यहां आपको वो वाली बात नहीं मिल रही है बच्चों। यहां एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये जो सिलिकॉन का एटम है बच्चों ये वैकेंट d ऑर्बिटल रखता है। और उस वैकेंट d ऑर्बिटल के कारण बच्चों वो क्या करता है, इसके साथ में नाइट्रोजन के साथ में, नाइट्रोजन की जो पेयर है उसके साथ में साइड वाइज या एक अलग किस्म की बॉन्डिंग करता है जिसे आप बैक बॉन्डिंग कहते हो। और उस बैक बॉन्डिंग के फलस्वरूप
मैंने अभी दो मॉलिक्यूल बनाया था, तीसरा मॉलिक्यूल भी बनाकर आप लिख सकते हैं, जबकि वो जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है वो कार्बन में नहीं होता, कार्बन में वो नहीं हो पाता बच्चों। और कार्बन में चूंकि वो वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं हो पाता, नहीं मिल पाता, इसीलिए वहां पर आपको बैक बॉन्डिंग नहीं मिल पाती और उसके शेप एक्सपेक्टेड पिरामिडल मिलना चाहिए थी, पिरामिडल ही मिलेगी। इसी से रिलेटेड एक और बात बताता हूं बच्चों, आप जब कार्बन टेट्राक्लोराइड को पानी में घोलते हैं, व्हेन यू डिसॉल्व दिस इनटू वाटर, इसमें कोई हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, नो हाइड्रोलाइसिस टेक्स प्लेस। यहां पर बच्चों कोई हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, कोई जल अपघटन नहीं होता। लेकिन अगर आप कार्बन के टेट्राक्लोराइड की जगह सिलिकॉन को ले लें और सिलिकॉन का आप करें तो बकायदा इस केस में हाइड्रोलाइसिस होता है, यहां पर हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेम रीजन कि सिलिकॉन डज हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, और सिलिकॉन के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो सिलिकॉन वाटर से रिएक्शन करता है और वो वैकेंट डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस के कारण इट इज एबल टू गेट हाइड्रोलाइज्ड, जबकि यहां नहीं हो पाता। बहुत बड़ा है बच्चों, अगर बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक आबंधन देखा जाए, कोई छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। देयर आर सो मैनी थिंग्स, अगर आप यहाँ पर कवर कर लेते तो आगे चल के आपकी जो अकार्बनिक रसायन की यात्रा है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो आपकी जर्नी बच्चों, वो बहुत स्मूथ, बहुत सरल, बहुत सहज, बहुत सुलभ हो जाएगी। एक छोटी सी बात और बताता हूं बच्चों, अभी आपको जो अपन थोड़ी देर पहले B2S6 पढ़ा था, मैंने आपको बताया था उसमें बोरान का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। तो शायद आपके दिमाग में भी खटक रहा हो, मेरे दिमाग में भी खटक रहा था कि अरे sp3 हुआ, आपको वो शेप समझ में आया होगा कि वो बनाना बॉन्डिंग मैंने बनाया था बच्चों, मिटा चुका हूं, आप लोगों ने कॉपी में बनाया होगा। अब वहां मैं एक बात बताता हूं बच्चों, जैसे बोरान का इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ चला जाता है, वो बड़ा एक अजीबो गरीबो किस्म का केस बनता है बच्चों। उसमें ये 2s है और ये 2p है, और वहाँ एक्चुअली में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, मैंने बताया। पर इसमें बड़ा विचित्र किस्म का केस बनता है बच्चों, इसमें एक वैकेंट p ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में यूज आ रहा है बच्चों। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, sp3 है। अब sp3 है तो वो शायद दिमाग में आ रहा हो गया सर इसके पास है तो 3 इलेक्ट्रॉन, तो हद से अधिक sp2 कर सकता है, sp3 कैसे करे? तो आप यूं समझिए कि बच्चों B2S6 डायबोरेन इज एन एक्सेप्शनल केस in which vacant p orbital is also participating in hybridization. vacant p orbital भी hybridization में participate कर रहा है। पिछले केस में मतलब जनरली हम नहीं देखते हैं कि ऐसा कुछ हो, हमने हालांकि कुछ बड़ी विचित्र किस्में, जैसे मैंने बेंजाइन आपको थोड़ी देर पहले बताया, मैंने आपको बताया कि हाइब्रिडाइजेशन में साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं होती है, पाई बॉन्ड जो बनते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं होते हैं, वो हाइब्रिडाइजेशन के अलावा वाला पार्ट होते हैं हमेशा। लेकिन बेंजाइन में आपने देखा कि sp2 में बड़ी वीक किस्म की साइड वाइज लैटरल ओवरलैपिंग हो जाती है। तो देयर आर सम एक्सेप्शन। अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी आप पढ़ रहे हो बच्चों, मैं संभवतः आपको पहले बता चुका हूं कि इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, इट हैज नथिंग, नो रिलेशन विद द रियलिटी। इवन अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोपिकली हाइब्रिडाइजेशन को देखने जाओ तो नहीं मिलेगा। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपको कतई नहीं बता, मतलब हम बोलते ना कि इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन ये है, इसकी शेप ये कहना गलत है। एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन इज सिंपली अ टूल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ज्योमेट्री। और केमिस्ट्री में ऐसा बहुत बार होता है, हमको कोई चीज़ मिल जाती है फिर हम उसके पीछे रीज़न खंगालते हैं कि इसका रीज़न क्या है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में केमिस्ट्री में बच्चों जिनके रीजंस अभी तक भी नहीं खोजे जा चुके हैं। स्टिल कोई थ्योरी बताती है ऐसा तो फिर वो थ्योरी फेल हो जाती है मालूम पड़ता है। और कोई भी थ्योरी हर जगह फिट हो जाए नहीं, पर फिर भी हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी ऐसी है बच्चों जो काफ़ी जगह काम कर जाती है। और जो हम बोलते हैं कि इसकी ज्योमेट्री ऐसी है तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन ऐसा है, इसलिए मैं फिर बोल रहा हूँ हमको ऐसा बोलना चाहिए क्योंकि चूंकि इसकी ज्योमेट्री ऐसी है इसलिए हाइब्रिडाइजेशन ऐसा है। और मैं और भी ईमानदारी से आपको बताऊं बच्चों, तो जो शेप या ज्योमेट्री किसी मॉलिक्यूल की मालूम पड़ती है तो इट इज़ नॉट हाइब्रिडाइजेशन विच गवर्न्स अस इन प्रेडिक्टिंग शेप, इट इज एक्चुअली एनर्जी फैक्टर। ये एनर्जी फैक्टर होता है बच्चों जो आपको शेप या ज्योमेट्री के बारे में सही बता पाता है। बहुत विस्तार वाली बात हो जाएगी, बट फिर भी मैं बोल रहा हूं बच्चों, अब देखिए अब यहां पर एक ऐसा केस देखा जिसमें आपने वैकेंट p ऑर्बिटल था, इट वाज हैविंग नो इलेक्ट्रॉन, स्टिल इट इज अंडरगोइंग द प्रोसेस और द फिनोमिनन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और आपने ऐसा भी केस देखा जिसमें हाइब्रिडाइजेशन ने पाई बॉन्ड भी बनाया। तो ऐसी कई सारी बातें हैं बच्चों। ये जो भी हम लोगों ने अभी पिछले कुछ समय में देखा, तमाम तरह की जो रिएक्टिंग स्पीशीज वगैरह के बारे में बात करी, ये जरूर अच्छी तरीके से याद रखिए बच्चों, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूं किसी भी एंट्रेंस, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा पूछी जाती हैं।
नाइट्रीन में नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन को बच्चों थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं, थोड़ा सा और इसमें कुछ मेरे पास बताने के लिए मैं वो भी बता देता हूँ आपको। ऐसा तो आप लोगों ने समझ लिया था, मेरे ख्याल से क्लियर हो भी चुका होगा, बट स्टिल देखिए हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, नाइट्रीन में यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से बच्चों यहाँ नाइट्रोजन जुड़िए और इस तरीके से बच्चों यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है बच्चों, एक तो सिग्मा बॉन्ड है और दो यहाँ पर लोन पेयर है, एक सिग्मा बॉन्ड है और दो लोन पेयर है। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 3, यानी क्या sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या पिक्चर बनेगी बच्चों, आपको पता है अगर एक ही बॉन्ड है तो फिर ये होगा बच्चों लीनियर, यानी कि रेखिक, ये लीनियर हो जाएगा। बट अब थोड़ा सा इसको मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर समझना चाहूँ तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू मस्ट बी नोइंग बच्चों, ये होता है बच्चों, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कुछ ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन जो आ रहा है बच्चों वो कैसा आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर आ रहा है बच्चों sp2, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो है एक इस तरह की ज्योमेट्री, एक इस तरह की ज्योमेट्री, एक इस तरह की, मतलब ट्रायंगुलर प्लेनर बेसिकली बना करता है, त्रिकोण समतलीय। और त्रिकोण समतलीय बनने के बाद यहाँ पर ट्रायंगुलर प्लेनर बनने के बाद एक ऑर्बिटल ऐसा है जो आपने अभी भी यूज़ नहीं किया, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो अभी भी आपने यूज़ नहीं करा, और नेचुरल सी बात है बच्चों वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इट विल बी परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। और इनमें से जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये था, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये था, और एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये था, इसके साथ में जाकर जुड़ जाता है बच्चों एक हाइड्रोजन। भाई एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, चलिए यहाँ पर आपके पास में एक हाइड्रोजन जो है वो आपने यहाँ पर यूज़ कर लिया, ये रहा। और बाकी जो बच गए बच्चों आपके पास में, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअली ये दो पेयर्स आपको दिखाई दे रही है, पर कायदे से अगर देखा जाए बच्चों तो ये दो पेयर नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, ये एक बॉन्ड है और ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं उनमें से मतलब एक तो पेयर है, ये जैसे मान लीजिए ये पेयर ये रही, ये पेयर ये रही, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, ये लीजिए। और बाकी ये जो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ये रहा और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों वो ये रहा। इस तरह से कुछ पिक्चर बनकर आ रही है। भाई आपने जिसको यूज़ नहीं करा वो कागज़ के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, दैट यू कैन अंडरस्टैंड। जिसको आपने यूज़ नहीं करा वो कागज़ के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पर जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, उन 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ने हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग करी, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल पेयर के रूप में रहा, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है साहब वो पेयर के रूप में बना रहा, लोन पेयर के रूप में ये रहा, और एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज़ नॉट बीन यूटिलाइज्ड येट, और एक जो आपके पास में जिस p ऑर्बिटल को आपने यूज़ नहीं किया था वो इनके कागज़ के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरह से बन सकता है। ढेरों सारे उदाहरण बनाए जा सकते हैं बच्चों, पर मैं आपको केवल वो वाले एग्जाम्पल्स करा रहा हूं इस समय जो जनरली परीक्षाओं में बच्चों पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं।